हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यार बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरलिंक कर सकते हो इसको, तो समझ में भी बहुत अच्छे से आने वाला है। पर ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, आसान है पर इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा चैप्टर भी है। कुछ डिफिकल्ट आपको लगने वाला नहीं है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली बोलो तो देखो यहां पे पहले तो चैप्टर को समझो। ऑर्गेनिज्म क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस इंक्लूडिंग अस। हम भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो हम जैसे ऑर्गेनिज्म हाउ डू मतलब कैसे क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस अपने जैसा और एक कैसे प्रोड्यूस करते हैं। हमारा तो फैक्ट्री तो लगा नहीं कि जहां पे तुम बन रहे हो, नए बच्चे फॉर्म हो रहे हैं, फिर वो छोटे से बड़े हो रहे हैं। तो तुम खुद सोचो तुम कैसे रिप्रोड्यूस हुए? अपने मम्मी पापा से। वैसे किसी कुत्ते का बच्चा, कुत्ता जो होता है वो भी अपने मम्मी पापा से रिप्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि सर जो पहला इंसान हुआ होगा वो कैसे आया होगा इस धरती पर, उसको किसने पैदा किया? तो ये सब हायर क्लासेस की बात है, ऐसा नहीं कि वो सॉल्व नहीं होता है। उसका एक थ्योरी है, वो किसी मम्मी पापा से नहीं आया, वो एक एनर्जी था जो क्रिएट हुआ, पृथ्वी कैसे बनी। तो वो हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे, या फिर जब तुम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करो उसके बाद अगर उसके ऊपर वीडियोस देखना चाहो तो देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। वो मतलब बड़े बड़े हायर क्लासेस की थ्योरी समझना है, हमें यहाँ पे वो ध्यान देना नहीं है। तो क्या ध्यान देना है कि रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या कि रिप्रोडक्शन भी एक तरीके का नहीं होता। कैसे? तो जो हमारे जो छोटे छोटे, जिसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो हम आंख से देख नहीं सकते पर हमारे सराउंडिंग में है, जिसका अगर एक एग्जांपल लो तो एमोइबा, तो वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसमें कैसा होता है पता है? तुम अपने मम्मी पापा से थोड़ा बहुत अलग दिखते हो कि नहीं दिखते हो? हाँ, जो ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत बार सेम दिखते हैं, पर उनमें भी कुछ मतलब अलग जो होता है वो होता है। जैसे कोई बोलता है कि तुम अपने पापा जैसे दिखते हो, पर ऐसा तो थोड़ी नहीं होता कि वो पूरा का पूरा डिट्टो अपने पापा जैसा दिखता है जैसे कि वो मिरर में दिखते हैं। तो ऐसा नहीं होता। किस केस में? इंसान के केस में। वैसे तुम अगर चले जाओ काऊ, गाय के केस में जाओ तो उस केस में भी वैसा होता है, उसका बच्चा ऐसा दिखा। हाँ, तुम्हें लग सकता है क्योंकि वो एनिमल है कि सारे गाय सेम दिखते, पर ध्यान से गौर से अगर देखोगे तो वो सेम नहीं दिखते हैं। तो क्या एग्जैक्ट कॉपीज हर बार फॉर्म होता है? नहीं होता, या फिर कभी नहीं होता एग्जैक्ट कॉपीज। तो मैं बोलूंगा कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। जैसे ह्यूमंस के केस में, काऊ के केस में जो गाय होती है, ऐसे बहुत से केस में, ज्यादातर केस में क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म नहीं होता है। पर अगर वही मैं कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का नाम लूं, जैसे एमोइबा, हाइड्रा, ये सब तुम बुक के डायग्राम से ही बस देख सकते हो। असल दुनिया में देखना चाहो तो माइक्रोस्कोप के जरिए तुम्हें देखना पड़ेगा, खाली आंख से, नेकेड आई से ये नहीं दिखेंगे। तो इनमें एग्जैक्ट कॉपी बनता है, मतलब जैसी उसकी मां होगी वैसा डिट्टो का डिट्टो ये पूरा बनेंगे, थोड़ा भी इधर उधर नहीं भाई, पूरा सेम टू सेम जो बोलते हैं ना एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। वो पहले कार्बन का जमाना था, आजकल बोलो तो कलर जेरॉक्स कॉपी, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो वैसे दिखते हैं। तो कौन एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, कौन नहीं बनाते हैं? आप देखेंगे कि ये एग्जैक्ट कॉपीज वाला तो बहुत सिंपल चीज है। एग्जैक्ट कॉपीज वाला बहुत सिंपल रिप्रोडक्शन है, ये उतना कॉम्प्लेक्स होता नहीं है, इसको समझना बहुत ही आसान है। पर इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम देखेंगे। पर जो एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म भी बड़े बड़े होते हैं। यहां से तुम गौर लगा सकते हो कि जो एग्जैक्ट कॉपीज बना रहे हैं वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है। सर हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखता है, ये गलत है। असल में हम उनके बीच क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एक किसी का मान लो हाथी का फार्म होगा, जो होते हैं ना हाथी बहुत सारे पाल के रखते हैं, फिल्मों में देखा होगा, उनको पूछो, उनको पूरा वो नाम दे के रखते हैं कि इस हाथी का ये नाम है, ये अलग है, ये उस साल पैदा हुई थी। तो क्योंकि हम उनके कांटेक्ट में ज्यादा देर नहीं रह रहे हैं इसलिए हमें वो सेम दिखते हैं, वरना वो दो हाथी और हाथी का बच्चा या फिर दूसरे हाथी अलग दिखती हैं। जो उनको बचपन से देख रहा है वो उनको समझ पाएगा कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। समझ पा रहे हो बात को? तो बड़े ऑर्गेनिज्म ज्यादातर जो भी हैं वो पूरा एग्जैक्ट नहीं दिखते। तो ये रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी?
ये समझो, ये कुछ लिखने की बातें नहीं है, मैं बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे, बस बुक से जितना लिखा है उतना ही देखते चले जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। पूरा सराउंडिंग से कंटैक्ट करो, मजे से एक बार पढ़ो। चैप्टर को जो वीडियो देख रहे हो एक बार मजे से पढ़ना बनता है यार, कि तुम्हें बोर ना लगे क्लास में। जो पढ़ रहे हो उसके साथ हंसी मजाक करके पढ़ेंगे, उसके बाद तुम नोट्स बनाओगे लेक्चर देखते देखते, उसको नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे तो फटाक से समझ में आएगा, उस टाइम और कुछ कंफ्यूजन बचा नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, अच्छे से पूरा पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर को। तो जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने बोला, तो उनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें कैसा होता है तो मैं थोड़ा बता देता हूं, बेसिक बताता हूं, डिटेल में तो जाएंगे चैप्टर के अंदर से जाते जाते। तो तुमने सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी में एक चीज होता है, नाम है उसका डीएनए। पहले मैं कहा था रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? रिप्रोडक्शन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मान लो कोई एक इंसान है, वो छोटा है, बड़ा हुआ, उसके बाद बूढ़ा होके क्या हुआ, मर गया। तो ऐसे अगर बस बूढ़ा होके मर जाएंगे तो क्या कुछ सालों बाद या फिर बहुत सालों बाद इस धरती में कोई भी ऐसा इंसान नामक कोई भी जीव जिंदा होगा? नहीं। तो इसलिए नहीं होगा, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, ताकि जो एक स्पेसीज है, वो चाहे ह्यूमन हो, वो चाहे डॉग हो, वो चाहे कैट हो, वो चाहे काऊ हो, उनका मतलब क्या, जैसे डायनासोर आज हम नहीं देख पा रहे, क्यों? शायद रिप्रोडक्शन फटाफट से नहीं हो पाया, इसलिए वो क्या हुआ, वो एंडेंजर स्पीसीज आजकल गवर्नमेंट बोलते हैं। वो क्या होते हैं कि उनका जो स्पीसीज है वो आजकल बहुत कम दिखने लगा है, वो खत्म हो सकते हैं धरती से किसी वक्त। और अगर कोई स्पीसीज एक बार खत्म हो गया ना, उसको और वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, अगर वो कुछ संख्या में है तो हम कुछ करके उस संख्या को बढ़ाकर उनका एग्जिस्टेंस इस धरती पर मतलब हम रख पाएंगे, पर अगर होंगे ही नहीं तो किस काम आएंगे। वैसे आजकल भी जो मम्मी पापा लोग अपने बच्चे बना रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा जो प्रकृति है, सारे इंसान सेम दिखते हैं। किसी का बाल थोड़ा कम होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। तो वो अपने जैसा एक, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस दुनिया पे रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, और यही सत्य है। तो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है मैंने बता दिया। आप देखो कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये अपने पापा पे गया है, इसका पापा भी बचपन में ऐसा शरारती था, ये अपनी मम्मी पे गई है, तो ये जो बात कैसे होती है, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा तुम्हें कि पापा पे मम्मी पे जाते कैसे हैं ये बच्चे। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, मैंने बोला कि हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीएनए। तो मान लो तुम्हारे मम्मी पापा का ही एग्जांपल लेता हूं, ये है मेल, यानी जो पापा होते हैं वो मेल होते हैं, और फीमेल जो मम्मी होती है। तो इनके अंदर डीएनए होता है। तो हर जो एक कैरेक्टरिस्टिक का डीएनए होगा, क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे वो पेयरिंग होके एक एक करके इनहेरिट होता है, वो डिटेल में बीच में देखेंगे, मैं अभी बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। तो जो मेल वाला डीएनए होगा, तुम्हारे पापा का डीएनए, वो अगर एक होगा तो वो अपना एक कॉलर जेरोक्स कॉपी बना लेगा, उसके जैसा हूबहू और एक डीएनए बना लेगा, यानी जो एक थे वो कितने हो गए, अब 2 हो गए। वैसे मम्मी के पास भी जो डीएनए होगा वो भी क्या होगा, जो एक होगा 1 होगा, वो भी 2 बन जाएंगे और एक जेरोक्स कॉपी बन जाएगा। तो एक था, उसके बाद रिप्रोडक्शन के टाइम क्या हुआ, 2 हो गया। किसके पास, मेल के पास भी 2, फीमेल के पास भी 2, यानी तुम्हारे पापा के पास भी 2 डीएनए बन गया, मम्मी के पास भी 2 डीएनए बन गया। तो अब क्या करेंगे, तो 2 डीएनए है, तो एक से भी तो काम चल रहा है, उनके पास एक रहेगा और एक आ जाएगा इधर, और वैसे ही मम्मी के पास से भी एक आ जाएगा इधर। तो ये दोनों क्या करेंगे, मिल जाएंगे, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को मिला के जो बच्चा बनता है, ह्यूमन में, डॉग में हो, कैट में हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जिनके पास मेल भी होता है फीमेल भी होता है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनका मतलब जो हम बोलो तो पुरुष और स्त्री, हिंदी में बोलूं तो समझ पा रहे हो, जिनमें 2 जेंडर होता है, उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो मेल से भी एक डीएनए आया है और फीमेल से भी डीएनए आया है। तो लोग जो बोलते हैं कि इसके घर लड़की हुई तो ये उसके मम्मी की गलती है या फिर पापा की, ये किसी के ऊपर असल में डिपेंडेंट होता ही नहीं है, दोनों में से एक एक आता है। मतलब अगर जैसे कोई बच्चा अगर खराब पढ़ रहा हो, खराब काम कर रहा हो,
तो ये क्या अपने मम्मी पे गया है, पापा पे जाता तो बहुत शानदार बन, नहीं वो किसी एक पे कभी नहीं जाता। वो दोनों का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, दोनों का मिलके वो बनता है एक बेबी। तो ये प्रोसेस को और डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने एक बेसिक तुम्हें हिंट्स दे दिया कि कैसे डीएनए का रोल होता है, किसमें, रिप्रोडक्शन में। ऑफ नेक्स्ट टॉपिक वेरिएशन। ये समझ गए कैसे रिप्रोडक्शन, ये हिंट्स बेसिक बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन। उसके बाद लिख लिख के जो पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैं पूरा बोर्ड पे लिख दूंगा, तुम उतार सकते हो वहां से, या फिर बोल दूंगा कि ये डेफिनेशन लिखो, ये लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के टाइम काम आएगा। तो अब है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है? तो जैसे तुम्हारे दादाजी के जमाना था, या फिर तुम्हारे पर दादाजी, मतलब बहुत पहले का जमाना, जैसे लोग आजकल बोलते हैं कि आजकल यार बहुत गर्मी हो रही है, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। ये बात सुने होगे ना। एंड द कॉज इज ग्लोबल वार्मिंग। क्या है उसका कॉज? ग्लोबल वार्मिंग, यानी पृथ्वी जो ग्लोब है उसका गर्म होना। वो अलग कंसेप्ट है, पर मैं एक बेसिक सा बता रहा हूं कि आजकल ज्यादा गर्मी हो रही है। मतलब जो पुराने जमाने के लोग थे उस टाइम पे उतना गर्मी नहीं होता था। सच है, समझ पाए? तो तुम एक बात समझ पा रहे हो कि पहले के जमाने में कम गर्मी होता था, तो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उनका जो सहने की शक्ति होगी, अगर उस जमाने के, मतलब आज से 300 साल पहले जो तुम्हारे वंशज रहे होंगे, पूर्वज रहे होंगे, उनको किसी को छोड़ दो आज की गर्मी में, वो मतलब उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब तुम्हें जितने मुश्किलें हो रही हैं उससे और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में उतनी गर्मी होती नहीं थी, तो उनका वेरिएशन ऐसे बना ही नहीं था। तो वेरिएशन क्या है? उनके टाइम में कैसा टेम्परेचर था? नॉर्मल था। मान लो उनके टाइम में, मान लो ना ज्यादा ठंडी होती थी ना ज्यादा गर्म हो रही है। अब क्या हुआ, उनके बेटे के या फिर बेटी के जमाने में थोड़ा गर्मी भी बढ़ा, थोड़ा मतलब कोल्ड भी बढ़ गया, विंटर भी थोड़ा भयंकर होने लगा, उसके बाद और बढ़ गया दोनों। तो ऐसे ऐसे करके जो गर्मी बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या, अगर उनके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा पता है? वो सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब इतनी गर्मी में जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, जो ह्यूमन के केस में भी होता है, डॉग के केस में, कैट के केस में होता है, रिप्रोडक्शन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी होता है। गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे, तुम जब छोटे से बड़े हो रहे हो, तो तुम्हारा जो बच्चा या फिर बच्ची होगी, उसके केस में जब रिप्रोडक्शन होगा तो कैसा वेरिएशन होगा कि तुमसे वो गर्मी को झेलने में ज्यादा सक्षम रही होगी। यही है वेरिएशन। अगर तुम एसी रूम में पड़े रह रहे हो, तो एसी रूम में क्या ज्यादा टाइम अगर रहेगा, जो कभी एसी में रहा नहीं, तो उसको क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। पर ये वेरिएशन ऐसा चीज है कि वो रह नहीं पा रहा है, पर जब उसका बच्चा पैदा होगा तो उसमें वो वेरिएशन आ जाएगा, ताकि वो उस एसी को झेल सके और उसको कोल्ड भी ना हो। तो यही होता है वेरिएशन। हमारे एटमॉस्फेयर को देख के रिप्रोडक्शन के साथ साथ, जो बोलते हैं आजकल के बच्चे में वो दम कहां रहा, क्यों नहीं रहा पता है? क्योंकि वो जरूरत पड़ नहीं रहा। पहले के जमाने में लोग अगर काम नहीं करेंगे खाएंगे क्या? और उस टाइम कुछ मशीन होता नहीं था, तो बहुत मेहनत करना पड़ता था, इसलिए वो ताकतवर थे। आज क्या लग रहा है कि आज ताकत की उतनी जरूरत नहीं है। तुम्हारे दादाजी जितना काम करते होंगे, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं, अगर वो बीमार थे, तुम देखे हो तो नहीं पता चलेगा, पर उस जनरेशन के आदमी लोग जितना ताकतवर होते थे, तुम्हारे पापा लोग के जनरेशन के लोग, मतलब तुम्हारे पापा, अंकल, फूफा, ये वाले उतने ताकतवर कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्वियस सी बात है कि ताकत की जरूरत कम पड़ी होगी। उसके बाद तुम और कमजोर मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम जिम जाके बॉडी बनाओगे तो ताकतवर, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं। कि उस टाइम क्या होता था पता है? जो चावल की बोरी है वो 100 किलो की उठाती थी, उसके बाद लोग कमजोर पड़ते गए तो 50 की हो गई, अब तो 25 की आती है, जो नॉर्मली आती है। चावल की बोलो, गेहूं की बोरी बोलो। तो लोग ताकत क्यों हरा रहे हैं? लोग बोल रहे हैं हम पॉइजन वाला चीज खा रहे हैं, या आजकल सारी चीज कोई अच्छी नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। द ओनली रीजन इज कि वेरिएशन हो रहा है। अब मार्केट में उस चीज का डिमांड नहीं है, वो ताकत, उतना ताकत नहीं चाहिए हमें पत्थर उठाने के लिए। आज जेसीबी है, आज बहुत बड़े बड़े लोडर हैं, लोगों की जरूरत उतनी पड़ नहीं रही है, तो ताकत का भी घटाव करके किसी और जगह पे लग रहा है। आजकल के लोगों का, बच्चों का दिमाग बहुत तेज हो रहा है, तो दिमाग उनका ज्यादा तेज हो गया पहले के लोगों के मुकाबले। समझ पा रहे हो? तो यही है वेरिएशन।
तो ये हो गया बेसिक चीज है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें मम्मी पापा ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ही कोई जीव होगा। जैसे एमोइबा का मैंने एग्जांपल दिया ना, उसमें मम्मी पापा कुछ नहीं होता। ऐसे यहाँ पे जैसे मम्मी पापा के मिलने से बच्चा फॉर्म हो रहा है, उसमें तुम बोल सकते हो सारे मदर है, फादर ही नहीं है, मतलब सिर्फ बच्चे ही पैदा हो सकते हैं, मतलब किसी से भी हो सकते हैं। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके डिफरेंट टाइप्स होंगे, किसको ऐसे टूट जाएगा और रिप्रोडक्शन होगा, किसी में एक नया निकल जाएगा रिप्रोडक्शन होगा, तो सारे टाइप्स के देखने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू दैट, you can pause the video and note it down in the copy. So let's see the second type of reproduction. Second type नहीं, ये एक पहला type of reproduction, that is asexual reproduction. क्या है? asexual reproduction. तो ये कौन से टाइप का reproduction है? Reproduction which is reproduction, प्रोड्यूसिंग लिख दिया, रिप्रोडक्शन डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है? बाय ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब इसमें डबल ऑर्गेनिज्म, दो सेक्स का इन्वॉल्व नहीं होता है। दो सेक्स मतलब क्या? एक मेल एक फीमेल, मतलब एक पुरुष दूसरा स्त्री, पर इसमें क्या होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म होता है जो रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके टाइप्स देखेंगे। तो पहला जो है वो क्या है मालूम है? उसको बोलते हैं हम फिजन। कौन सा फिजन? दो टाइप्स के फिजन होते हैं, तो फिजन समझते हैं, बहुत आसान टाइप है। देखो फिजन क्या है? एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिजन क्या है बोलने पर क्या लिखोगे? दिस इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका एक टाइप है ये। तो ये फिर दो टाइप का है, एक है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन। एक है बाइनरी फिजन, दूसरा क्या है? मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन कौन करता है पहले बता देता हूं, उसके बाद डायग्राम के साथ समझाऊंगा कि कैसे होता है। तो बाइनरी फिजन करता है एमोइबा, एमीबा, जो भी बोलते हो, प्रोनाउंस कुछ भी कर सकते हो, स्पेलिंग होगा AMOEBA। और मल्टीपल फिजन कौन करता है? ये करता है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। मलेरिया सुना है ना, हुआ भी होगा बहुतों को, मच्छर काटने से होता है। कौन सा? कमेंट में बताओ फटाफट से, जो बताएगा उसको हमारे तरफ से हार्ट मिलने वाला है। कौन से मच्छर के काटने से होता है मलेरिया? फीमेल? कौन सा फीमेल? एनो बताओ, ठीक है, कमेंट में बताना, मैं उधर हार्ट भेजूंगा जो अच्छे आंसर दे पाओगे, याद रहना चाहिए। तो प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, समझ पाए? तो वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? मल्टीपल फिजन के थ्रू। ये फिजन एक एक लिख देते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो एमोइबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? देखो ये एक एमोइबा है, इस टाइप का कुछ दिखता है, और इसके बीच में होता है एक न्यूक्लियस। और ये जो फिजन है ना, ये ज्यादातर क्या करते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, जो एक यूनिसेल्युलर मतलब क्या? जिनके पास एक ही सेल होता है। एमोइबा भी देखो एक ही सेल टाइप का है और बीच में एक न्यूक्लियस है। तो फिर जब रिप्रोडक्शन करना होगा, ये थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा ही कुछ भी बना सकते हो। ये न्यूक्लियस जो है उसका, ये दो में पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए, एक न्यूक्लियस था, अब देखो दो हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ? पहले न्यूक्लियस बढ़ गया। ये मैं नॉर्मली ड्रॉ कर रहा हूं इसलिए डिफरेंट दिख रहे हैं, पर ये सब कैसे दिखेंगे? पूरा सेम टू सेम दिखेंगे। तो पहले उसका न्यूक्लियस एक से दो बन गया अंदर ही अंदर, उसके बाद टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक से कितने पार्ट हुए? एक एमोइबा था, जिसको मदर एमोइबा बोल सकते हो। ये बन गया दो डटर अमीबा, टू डटर, दो बेटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी फिर जब बड़े हो जाएंगे तो इसके तरह रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और जो बच्चे पैदा कर पाते हैं उनको डटर या फिर मदर बोलते हैं, मतलब लड़कियां ही कर सकते हैं, इसलिए ये नाम दिया गया है। समझ गए? तो एक एमीबा था, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, दो बन गया, उसके बाद वो खुद भी बन के दो बन गया। बहुत ही आसान चीज है, बहुत याद करने वाली चीज है। तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी क्यों? दो हो रहे हैं इसलिए बाइनरी। मल्टीपल, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये एक प्लाज्मोडियम है मान लो,
तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 करके ये बहुत सारे बन जाएंगे। 100 भी बन सकते हो, अप टू 100 बोल सकते हो, जितने भी बन जाएंगे। और ये फिर क्या होंगे, उतने पार्ट्स में डिवाइड कर जाएंगे, तो वो होता है मल्टीपल फिजन। अगर व्हाट इज बाइनरी फिजन बोला, इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन which an organism divides itself into two equal halves। तो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद को 2 समान हिस्सों में बांट लेगा, उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन क्या, इन which an organism will divide itself, an organism will reproduce by dividing itself into multiple parts is called multiple fission। तो लिख लो अगर लिखना चाहते हो, फिर से बता रहा हूं, बाइनरी फिजन इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction in which an organism reproduce by dividing itself into 2 equal halves। हो गया। एग्जाम्पल में क्या होगा, एमोइबा। अगर मल्टीपल फिजन आया तो क्या होगा, it is a type of asexual reproduction in which a organism divide itself into multiple equal halves। and in example लिख सकते हो, plasmodium reproduce itself which causes also malaria, do reproduction by the process of multiple fission। clear है। next we will move to the next type of reproduction। before that you can pause the video and note it down। पढ़ेंगे देखो, चलो, या फिर रीजेनरेशन, कोई एक देखेंगे। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इज फ्रेगमेंटेशन। तो नाम को देखो, क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब फ्रेगमेंट सर, फ्रेगनेंस नहीं, फ्रेगनेंस मतलब खुशबू, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े। तो टुकड़े से कुछ काम बनने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल जैसा नाम से यार सब कुछ छुपा हुआ है बहुत जगह पे। तो फ्रेगमेंटेशन, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं लाइक स्पाइरोगाइरा, उसको दिखाऊंगा था, वो ग्रीन ग्रीन लंबे लंबे होते हैं। यार तुम कहां पे देख सकते हो मालूम है, पॉन्ड पे, पॉन्ड होता है ना जहां पे नहाते हैं, उसमें जो ग्रीन टाइप, उसमें स्पाइरोगाइरा तुम देख सकते हो, ग्रीन टाइप के लंबे लंबे होते हैं। तो दिखते नहीं है उतना अच्छा, मतलब तुम्हें नहीं लगेगा वो ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग टाइप के दिखते हैं। या फिर तुम डायग्राम देख सकते हो बुक में। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट डाउन इटसेल्फ, स्प्लिट डाउन मतलब टूट जाता है, इटसेल्फ इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, तो बहुत सारे टुकड़ों में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड देन द फ्रेगमेंट्स, तो उसके बाद क्या होंगे, जो फ्रेगमेंट, जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, अगेन रीग्रो, फिर से वो बड़े होंगे, जैसे बच्चा बड़ा बनता है तो फिर से वो बड़े होंगे। इस टाइप से फ्रेगमेंटेशन होता है। किसमें होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पाइरोगाइरा। ये तो तुम बना भी सकते हो, टूट जाएंगे फिर नए बन जाएंगे, ऐसे तुम कुछ लिख सकते हो, पर ये तुम्हें याद करना पड़ता है, स्पाइरोगाइरा। तो क्या आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन फ्रेगमेंटेशन विथ एग्जाम्पल। तो क्या लिखोगे, ये डेफिनेशन ठोक सकते हो, अपने मन से भी कुछ लिख सकते हो, और एग्जाम्पल में स्पाइरोगाइरा लिख के आ जाना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहले पढ़े फिजन, उसके बाद पढ़े फ्रेगमेंटेशन, देन वी आर गोइंग टू स्टडी रीजेनरेशन। क्या है, रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन क्या है, तो रीजेनरेशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ, बोल सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुनो, मैंने बाइनरी फिजर में एमोइबा का तुम्हें कैसा समझाया, डायग्राम ड्रॉ किया, पहले तो डेफिनेशन बता दिया, एग्जांपल लिख दिया, डायग्राम ड्रॉ करके तुम्हें समझाया। बहुत लोग बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में कम लिखना अच्छा होता है, टू द पॉइंट लिखो, सच बात है।
बट अगर तुम्हारे पास टाइम हो रहा है, तुम्हें मालूम चल रहा है कि तुम टाइम पे पेपर खत्म कर दोगे, और इस बार तो बहुत टाइम दिया गया है, फॉर 40 मार्क्स 2 आवर इज मोर देन एनफ। तुम समझ पा रहे हो तुम्हें कितना मार्क्स दिया जा रहा है। अपने टाइम में 80 मार्क को 3 घंटे देते थे, तो 80 मार्क को 3 घंटे यानी 3 घंटे यानी 180 मिनट, तो पर मार्क 2.25 मिनट कुछ होता था। पर इस बार कितना मिल रहा है, करीबन करीबन अगर बोलूं तो तुम्हें 1 मार्क के लिए 3 मिनट मिल रहा है। तो अगर राइटिंग स्पीड अच्छी है, हैंड राइटिंग अच्छी है, तो तुम कर पाओगे। तो मैं बोलना ये चाहता था कि अगर फिजन डिस्क्राइब करने के लिए बोला तो लिख दिए डेफिनेशन, एग्जाम्पल लिख दिए, थोड़ा डायग्राम भी ड्रॉ कर दिए, तो क्या होगा, एग्जामिनर जो होते हैं उनके पास उतना टाइम होता नहीं है, वो फटाफट से ऊपर ऊपर से दिखते हैं, अरे वाह कमाल का बच्चा है बेचारा, डायग्राम भी अच्छे से पढ़ा होगा पूरे साल। तो वो जो एक इंप्रेशन आ गया ना, पॉजिटिव इंप्रेशन, अगर कहीं पे तुम 3 मार्क के क्वेश्चन में 2.5 पॉइंट भी लिख के आओगे, हाँ ऐसे होगा नहीं, पर चांसेस बन जाता है कि उधर भी वो तुम्हें फुल मार्क भी देंगे। एक इंप्रेशन क्रिएट करना सीखो। बोर्ड्स एग्जाम में इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आते हैं कहां, रीजेनरेशन, रिप्रोडक्शन in which the organism divide itself into parts। तो इसके जो अपने पार्ट्स को, मतलब ये हाथ अलग पैर अलग सब अलग हो जाएंगे, itself into parts, and that parts again regenerate to a full size organism। तो इसमें देखो ये कैसा एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या है, वो ऑर्गेनिज्म खुद टूट जा रहा है, मतलब सारे पार्ट्स अलग हो जा रहे हैं, पर उसी पार्ट से फिर वो रीजेनरेट करके बना रहा है। डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, इसका एग्जांपल है प्लानारिया, उसी का ही डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं। प्लानारिया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान से, मतलब उतना अच्छा डायग्राम बने ना बने, समझा तो पाऊंगा मैं तुम्हें आराम से। एक काम करते हैं, इधर समझाता हूं। तो ये देखो, ऐसा टाइप का कुछ होता है, ये इधर कुछ आंख टाइप का बना देते हैं थोड़ा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये पार्ट में डिवाइड, इसका सर अलग मान लो, ये सर हो गया, और इसको फिर इसके बॉडी को एक पार्ट्स में काट दिए, ये जो बीच का बॉडी है, ऐसे 2 कट मान लो लगा दिए, और इसका जो पूंछ है उसको एक पार्ट कर दिए। तो तीनों पार्ट्स में ये क्या हो गया, टूट गया। पर उसके बाद फिर से क्या होगा, ये सर से भी फिर पूरा बन जाएगा, और ये जो बॉडी वाला पार्ट था इसमें से भी फिर सर निकल आएंगे और पूंछ निकल आएंगे, और जो पूंछ वाला पार्ट था, बस पूंछ था ना, उसमें से भी पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो 3 पार्ट्स में जब इसको काट दिया गया तो फिर 3 नए ऑर्गेनिज्म बन गए। वो चाहे कोई भी पार्ट्स हो, उससे फिर वो फुल साइज ऑर्गेनिज्म बनाने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है। किस प्रोसेस के थ्रू, रीजेनरेशन के थ्रू। ऐसा नहीं कि इंसानों को काट दोगे तो वो मर जाएगा और रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो कौन कर सकता है ये काम, प्लानारिया। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction, that is budding. Before that, you can pause the video and note it down in the copy. So next type of asexual reproduction is budding. बड़ी वो वाला नहीं, ये थोड़ा अलग है। बड़ी, इसमें बड़ बनता है, बड़ी वाला बडिंग नहीं है, ये बड़ वाला बड़ी। तो ये इसमें क्या होता है, देखो डायग्राम से समझाता हूँ। एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ये इसके थ्रू क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ये सर क्या फूल बना रहे हैं, नहीं हाइड्रा बना रहा हूं। तो ये कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, ये हाइड्रा है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, इस हाइड्रा में से, ये हाइड्रा हो गया ना, हाइड्रा,
ये उसके टेंटिकल्स आ जाएंगे। हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स। ये उसके बाल हैं, बोल सकते हो टेंटिकल्स। इन साइंस टर्म इट इज कॉल्ड टेंटिकल ऑफ हाइड्रा। तो उसके क्या है? वो टेंटिकल्स है। तो ये हाइड्रा कुछ समय बाद जैसे बोला, इसके कोई भी एक बॉडी पार्ट से क्या होगा, एक थोड़ा छोटा सा बॉट टाइप का निकलेगा, एक इस टाइप का। देखो ये निकला। कुछ समय पश्चात ये बर्ड बड़ा होते होते थोड़ा बड़ा बन जाएगा, लाइक ए मिनी हाइड्रा। तो कुछ ये इस टाइप का बन गया। और जब ये पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, ये अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटेच हो जाएगा। ये खुद अलग एक टाइप का हाइड्रा खुद जब बन जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये खुद डिटेच होके खुद एक हाइड्रा बन जाएगा। तो ऐसे हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है बाय बड़ी। तो इसमें अगर अंग्रेजी में पूछे तो क्या होगा? इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। एग्जांपल क्या लिखोगे? हाइड्रा। इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा ए बर्ड, ए स्मॉल बर्ड ग्रो, बड़ा होता है, ग्रो करता है। एच कैसे? आउट ग्रोथ, बाहर कुछ बढ़ रहा है, उस टाइप से एक बर्ड क्या करता है? ग्रो करता है। एंड व्हेन बिकम मैच्योर एंड बिग, जब वो थोड़ा मैच्योर और थोड़ा बड़ा हो जाता है, इट गेट डिटेच्ड। ये क्या होता है? इट गेट डिटेच, ये डिटेच हो जाता है। मैं सिंपल टर्म में डेफिनेशन इसलिए लिखता हूं ताकि सारे तरीके के बच्चे को डेफिनेशन याद ना करना पड़े, जो समझे हैं वो बस अंग्रेजी में अगर उसको कन्वर्ट कर ले तो वो लिख पाए। समझ गए? तो हाइड्रा के थ्रू होता है बडिंग। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट है, जो प्लांट के केस में होता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बिफोर आई वेंट टू दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। कैसे होता है मालूम चल गया? एक ऑर्गेनिज्म है, उससे साइड में थोड़ा आउटग्रोथ टाइप का छोटा सा बर्ड निकला, फिर वो बड़ा हो गया, फिर वो डिटेच होके एक अलग बन गया। ये अपने का अपना रहेगा, ये मर नहीं जाएगा, ये रहेगा, पर वो डिटेच होके चला जाएगा। वैसे कुछ समय बाद और एक बर्ड निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा, छोड़ के चले जाएगा अपने मम्मी को। समझ पा रहे हो? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। So the next type of asexual reproduction is vegetative propagation. क्या है? Vegetative propagation. तो इसमें पहले तो वेजिटेटिव आया, इसका मतलब कुछ प्लांट से रिलेटेड है, वेज ना। अब तक हम क्या ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एमोइबा, प्लाज्मोडियम ऐसे चीजों के देख रहे थे जो छोटे छोटे हमारे आंख से। अभी कुछ दिखने वाले चीजों के देखेंगे। तो सबसे पहली बात, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में होता क्या है? इन दिस प्रोसेस वी ऑब्टेन, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम? ऑब्टेन करते हैं ए न्यू प्लांट फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम पार्ट ऑफ ए ओल्ड प्लांट। किसी भी पुराने जो प्लांट है, जो बड़ा वाला है, उसके एक पार्ट से हम क्या कर रहे हैं? न्यू प्लांट फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट से निकाल रहे हैं। एंड विदाउट, बिना किसके? रिप्रोडक्टिव, विदाउट यूज ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो पहले तो मैं बता देता हूं कि फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। मैंने उल्टा ही बता दिया। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर होता है। तो बिना फ्लावर के हेल्प से कैसे हम एक नया प्लांट ऑब्टेन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पार्ट, एक अलग ही पार्ट, किसके? ओल्ड प्लांट के, विदाउट यूज ऑफ इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। समझ पाए वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? तो पहले तो ये देखो कि ये डेफिनेशन को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो। और अगर एग्जाम्पल बोले तो बहुत अच्छे से समझेंगे यार। तो देखो, जो आलू होता है, पटाटो, समझते हो ना, वो एक लाओ और देखो, जो बहुत बार दिखता है कि इसमें छोटे छोटे व्हाइट कलर के बर्ड्स टाइप के होते हैं।
कुछ एक निकला होगा, तुम्हें अलग लगेगा, वो आलू लेके देखो ना, मिल जाएगा वो बर्ड्स। ऑनियन बल्ब जो होता है, ऑनियन मतलब समझते हो ना, प्याज, प्याज लहसुन, जो नहीं खाते उनको भी समझ में आना चाहिए, कुछ ऐसा एक पार्ट होता है। ये हो गया ऑनियन बल्ब, ये हो गया पोटैटो, उसके बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स हैं ये कौन से पार्ट्स हैं? वो पार्ट हैं, अगर इनको हम मिट्टी में दफनाएंगे तो फिर से क्या होंगे, नए प्लांट जनरेट हो जाएंगे। तो किसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है? पुराने वाले चीज के एक पार्ट से रिप्रोडक्शन शुरू हो रहा है, बिना किसी फ्लावर के हेल्प की या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट के हेल्प के बगैर हम रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं। किसके थ्रू? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और एक है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, इसमें क्या होता है, इसका जो पत्ता होता है, मान लो उतना डिटेल तो मैं मतलब अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मान लो कुछ है पत्ता, तो ये पत्ता जब बूढ़ा हो जाएगा ये फिर क्या होगा, फिर ये फॉल करेगा। तो इसमें क्या होंगे, बर्ड बहुत सारे प्रोड्यूस होके रहेंगे पहले से ही। तो बर्ड कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो इधर देखो, ये जो चीज है इसका जॉइंट, इधर छोटे छोटे बर्ड्स हुए रहेंगे। जब ये गिरेगा पेड़ से तो ये कहां पे जाएंगे? सॉइल में। तो उसी सॉइल में ये क्या करेंगे, फिर से एक नया ब्रायोफाइलम का पेड़ उगना शुरू हो जाएगा। किसके हेल्प से? फ्रॉम द बर्ड्स ऑफ लीव्स, बर्ड्स ऑफ इट्स लीफ। तुम्हें पता है ना पत्ता कहां गिरता है? आखिर में नीचे ही गिरता है, कोई ऊपर तो जाता नहीं है, या फिर हर समय पैर से पत्ते गिरते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है, पेड़ से। तो उसी से क्या होगा, फिर से एक नया प्लांट उगेगा। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब मैं थोड़ा तुम्हें बता देता हूं कुछ ऐसे प्रोसेस, एडवांस प्रोसेस, जिसके थ्रू, तो पहले इसको नोट कर दो, उसके बाद उसके ऊपर मूव ऑन करेंगे। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। Now we are going to discuss some artificial methods of propagation. तो प्रोपागेशन के क्या कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स दिखेंगे, आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपागेशन। तो प्रोपागेशन के क्या कुछ आर्टिफिशियल मेथड। तो इसका काम क्या है, होता क्या है ये? तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट करने की कोशिश करते हैं। इसका 3 प्रोसेस बुक में गिवन है। एक है पहला कटिंग। बुक में कटिंग को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, बट इट इज इंपॉर्टेंट, मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि पढ़ रहे हैं एक टॉपिक तो कंप्लीट करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। तो देखो मैं समझा देता हूं ये तीनों। तो पहला कटिंग से क्या होगा, एक प्लांट मान लो है, बनाना का ट्री ले लो, एग्जांपल इसका है बनाना का ट्री, बनाना ट्री। तो वो क्या होता है, एक बार जब वो फ्रूट दे देता है तो वो और किसी काम का नहीं रहता, तो उसको कट कर देते हैं, और कट करने में उसके नीचे ही साइड में और एक नया बनाना का ट्री निकलता है, जिससे हम फिर से फल निकाल सकते हैं। नहीं काटेंगे तो वो कुछ काम का रहेगा नहीं, क्योंकि एक बनाना ट्री एक बार में, एक ही बार मतलब जो पूरा होता है ना उसका फुल साइज का वो फल देता है। तो कटिंग ये प्रोसेस है, मतलब उसको काट देंगे तो नया साइड में उग जाएगा, जिससे रिप्रोडक्शन हो रहा है एक टाइप का। लेयरिंग, लेयरिंग जो होता है ये ज्यादातर जास्मिन ट्री का तुम एग्जांपल ले सकते हो। तो मान लो ये एक ट्री है, ये ऐसा एक ट्री है, ये इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो इसको ये सॉइल है इधर, ये नीचे, तो एक ऐसे ब्रांचेस को मान लो तुम लाए और जमीन में फिर से लगा दी, तो ये क्या होगा मालूम है, ये फिर से एक नया ट्री उगना शुरू हो जाएगा। यहां पे फिर उसके रूट बन जाएंगे। ये ब्रांच और नॉर्मल ब्रांच नहीं रहेगा, ये एक नया ट्री बन चुका है। अब इसको अगर काट भी देंगे ये रूट बनने के बाद, तो ये अलग ट्री हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं? लेयरिंग। अब है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग बोलूंगा रिप्रोडक्शन नहीं है, पर एक नए स्पेसिस को ये पैदा करता है। जैसा मान लो 2 आम के पेड़ हैं, एक पेड़ के जो फल है वो सुंदर दिख रहा है पर टेस्ट नहीं आ रहा है उतना अच्छा, और दूसरा बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है पर सुंदर दिख नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, एक पेड़ मान लो, वो जो सुंदर दिखने वाला पेड़ है वो ऐसे इधर है, ये सॉइल है, ये ऊपर ऐसे ऐसे हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, काट देंगे, थोड़ा इधर से काट दिए,
मतलब इतना तक वो पेड़ रहा। ये कौन सा पेड़ है? सुंदर आम दिखने वाला, पर टेस्ट नहीं आ रहा है। और एक टेस्ट आने वाला पेड़ के ब्रांचेस को लाएंगे और इसके ऊपर ऐसे जोड़ के इधर पूरा अच्छे से ऑपरेशन करने के बाद कैसे स्टिच करते हैं, ये स्टिच तो नहीं करते, अच्छे से इसको मतलब बांध देते हैं ताकि ये निकल ना पाए, पूरा अच्छे से एयरटाइट होके चिपक के रह सके, कुछ केमिकल देके। तो उस वजह से क्या हुआ, अब जो आम फलेगा वो एक डिफरेंट वैरायटी का होगा, वो अच्छा दिखकर भी मीठा लग सकता है, या फिर कुछ एक वेरिएशन आएगा। तो डिफरेंट स्पीसीज, न्यू एक्सपेरिमेंट बनेंगे, किसके थ्रू? ग्राफ्टिंग के थ्रू। तो समझ गए क्या है? फिर से ब्रीफ में बता रहा हूं। इसके बाद टिश्यू कल्चर देखेंगे, कटिंग। इसमें क्या है, प्लांट को जब वो काम का नहीं रहता उसको अगर काट देंगे तो नया एक प्लांट फिर से उगेगा। लेयरिंग, लेयरिंग में क्या है, उसके अगर ब्रांचेस को सॉइल में फिर से डाल देंगे बिना काटे, कुछ काटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे डाल दोगे तो नया प्लांट उधर का उधर बन जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग, दो ट्री के समेशन से एक नया स्पीसीज बनाने वाले प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। खत्म। इसके बाद हम टिश्यू कल्चर थोड़ा सा है डिस्कस कर लेंगे। सो बिफोर आई मूव टू दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। तो ये एग्जांपल यार मिला लो। ग्राफ्टिंग का क्या है, कोई भी दो प्लांट को तुम ग्राफ्टिंग कर सकते हो, टू वैरायटी, कुछ भी लिख सकते हो एग्जांपल में। इसका जैस्मिन है, इसका बनाना ट्री है, समझ गए। इधर और एक ऐड कर लो, शुगर कैन भी होता है। सो नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज टिश्यू कल्चर। क्या? टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू का तो इन्वॉल्वमेंट होगा क्योंकि नाम में ही टिश्यू आ गया। टिश्यू क्या होता है मालूम है ना, बहुत सारे सेल मिल के जो बनाते हैं। 9th क्लास में था ना टिश्यू, हाँ पढ़ाया भी गया है, जकास क्लासेस पे वीडियो चाहे तो देख सकते हो अगर स्किप करके आए हो लॉग। तो देखो, ए न्यू प्लांट इज ग्रोन, इज डेवलप्ड बोल सकते हो, उगाया गया या फिर डेवलप किया गया। कैसे? फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू ऑफ ओल्ड प्लांट। तो जो पुराना पेड़ था उसके एक बहुत छोटे, टिश्यू तो पहले छोटा होता है, उससे उसके भी छोटे टुकड़े से डेवलप किया गया, या फिर तुम बोल सकते हो पार्ट ऑफ टिश्यू क्या होगा? सेल होगा। तो सेल से क्या डेवलप किया गया? एक नया पेड़ डेवलप किया गया। तो क्यों किया? इतनी मगजमारी क्यों भाई? उस सेल से नया प्लांट बनाया क्यों गया? तो उसके एडवांटेजेस क्या है वो थोड़े जान लो। तो ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेहनत बहुत लगेगा। तुम सोच पा रहे हो, सेल के लेवल पे काम हो रहा है, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। हम ऐसे देख के काम नहीं हो सकता, लैब में काम होगा या फिर साइंटिफिक काम होगा। तो इसका एडवांटेज है, जो नया प्लांट बनेगा वो कैसा होगा? डिजीज फ्री, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। यानी किसानों को फिर से पॉइजन यानी जो जहर देते हैं, क्यों? उस डिजीज को खत्म करने के लिए वो देना नहीं पड़ेगा, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल हो पाएगा। डिजीज फ्री प्लांट क्रिएट होगा, वो उसका फायदा है। इसलिए हम इतनी मगजमारी करते हैं। कम जगह पे स्मॉल एरिया में क्या होगा? ज्यादा प्रोडक्शन होगा। स्मॉल एरिया में हाई प्रोडक्शन होगा, और इसको ग्रो करने में भी कम टाइम लगेगा। टेक लेस टाइम। जो पहले वाला प्लांट होगा उससे कम टाइम लेगा, किसमें? टू ग्रो करने में। ये कुछ एडवांटेजेस है हमारे टिश्यू कल्चर से। और कोई एडवांटेज बन सकता है क्या? तुम्हें अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कोई एक हो सकता है? हाँ, तो ये तो सारे हमने देख लिया। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। So the next process of asexual reproduction is spore formation. क्या है? spore formation. तो इसमें क्या होता है? प्लांट प्रोड्यूस, एक प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, प्लांट प्रोड्यूस hundreds of रिप्रोडक्टिव यूनिट। रिप्रोडक्शन के लिए एक यूनिट, रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। तो 100 ऑफ स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा? प्लांट प्रोड्यूस करेगा। और उसमें से क्या होगा? एंड देन
उसके बाद क्या होगा, दे बर्स्ट मतलब वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। एंड डेवलप एंड विल मिक्स विथ एयर, वो फट जाएंगे और क्या होंगे, मिक्स विथ एयर। और तुम बोल सकते हो स्प्रेड विथ एयर, स्प्रेड विथ भी लिख सकते हो तुम, चाहे जो भी लिखो, मतलब हवा में मिलके स्प्रेड होके यार, एंड विल लैंड ऑन सॉयल। तो भाई हवा में तो हर वक्त रह नहीं सकती, ये पंछी तो है नहीं कि ये ऐसे उड़ उड़ के जाएंगे, पंछी भी कभी कभी उतरती है जमीन पे, बहुत बार उतरती है। तो ये एक बार सॉइल में लैंड करेंगे और एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन फेवरेबल होगा, उस सॉइल पे थोड़ा न्यूट्रिएंट्स होगा, मिनरल्स होगा, पानी होगा, तो they will again germinate, and under favorable condition they will again germinate, they will germinate बोल सकते, मतलब वो फिर से उगना शुरू करेंगे। तो देखो कैसा होता है राइजोपस, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है राइजोपस। तो उसमें मैं स्पोर फॉर्मेशन बता दे रहा हूं। तो बहुत सारे बनेंगे ऐसे। तो ये हो गया मान लो, और एक, तो ये बहुत सारे राइजोपस के है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज है। देखो ये इसमें छोटे छोटे स्पोर रहेंगे, और ये जो छोटे छोटे स्पोर हैं ये बल लाइक स्ट्रक्चर में है, तो इसको बोला जाता है स्पोरांजिया। ये राइजोपस में बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, स्पोरांजिया फॉर्म हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो इसमें स्पोर बहुत छोटे छोटे हैं, तो बहुत सारे होंगे, एक एक जो थैली है स्पोरांजिया का, उसमें बहुत सारे क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। और जो नीचे जो थोड़ा मछली की पूंछ की जैसे दिख रहा है, उसको बोलते हैं राइजोइड्स। उसको क्या बोलते हैं, राइजोइड। देखो ये स्पोरांजिया को कुछ जगह पे स्पोरांजियम लिखा जाता है, मतलब वो उसका सिंगुलर है, प्लूरल में स्पोरांजिया। बहुत सारे होंगे तो स्पोरांजिया, एक होगा तो स्पोरांजियम, समझ पाए। तो ये क्या होगा, ये थैली फूट जाएगा ऐसे, तो ये सारे स्पोर क्या बाहर चले आएंगे, हवा में मिल जाएंगे, फिर जाके जहां पे लैंड करेंगे, अगर वहां पे फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो फिर से एक नया प्लांट बनके जर्मिनेट करेंगे। सो इसी के साथ तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट दोनों का इंटरेक्शन होगा, और उससे क्या होगा, नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा किसके केस में, प्लांट के केस में, और पैदा होगा ह्यूमन की टाइप के केस में। उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। After completing asexual reproduction, now come to sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इधर दो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, या फिर बोलेंगे दो स्पेशल। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इन्वॉल्व होगा मतलब उसके काम में आएगा कौन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल, टू स्पेशल टाइप ऑफ सेल। तो वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स क्या हैं, सेक्स सेल्स है, यानी जो मेल सेक्स का मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स का फीमेल सेक्स सेल। तो क्या क्या बोलते हैं देखो, तो मेल वाले सेक्स सेल को बोलते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और फीमेल वाले सेक्स सेल को बोलते हैं फीमेल जर्म सेल। समझ गए क्या क्या कहते हैं। तो इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, तो इसका मेन जो काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो यह है कि
बहुत सारा जो वेरिएशन मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, जैसे कि गर्मी बढ़ती जा रही है, तो जो नए इंसान आएंगे उनका बॉडी ऐसा होना चाहिए कि वो आने वाली गर्मी को वो अच्छे से झेल सके। तो उसके लिए क्या होगा, वेरिएशन किसमें, बॉडी स्ट्रक्चर में, ताकि वो गर्मी को अच्छे से झेल सके। तो वो वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आ पाता है, इसलिए जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन, काउ, एलिफेंट, इस सब बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो मेल जर्म सेल होते हैं उसको मेल गैमेट भी कहा जाता है, मेल गैमेट, और ये वाले को बोलते हैं फीमेल गैमेट भी कहा जाता है। तो जैसे हम डीएनए कॉपिंग के बारे में भी मैंने थोड़ा हिंट्स दिया। देखो यहां पे डीएनए कॉपिंग को देखे बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स घुमा घुमा के एक ही बात बोला गया उस वेरिएशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जो नया नया ट्रेड्स है मेल का फीमेल का, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, मिलेंगे तो कुछ नया तैयार होगा, तो वेरिएशन आने के चांसेस है, थोड़ा नया प्रोडक्ट भी बनने के चांसेस है, जो कि ये सेक्सुअल में पॉसिबल नहीं हो रहा था। उसी बात को घुमा घुमा के बोला गया है। तो मेल और फीमेल गेमेट्स मिलके क्या करते हैं, जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो कि बड़ा होकर ऑफस्प्रिंग बनेगा, यानी उनका बच्चा बनेगा। मेल गेमेट्स प्लस फीमेल गेमेट्स, यही बेसिक है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये दोनों मिलके फॉर्म करेंगे जाइगोट, ये आप नोट कर लो। तो इसमें अब क्या है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ये दो मेन टॉपिक हमारे पास बचा है, जो मैं पेपर पेन में कराना चाहूंगा, ताकि डायग्राम तुम्हें बुक का देख के अच्छे से समझा सको। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है, एक डायग्राम दिया होगा और उसको लेवल करो बोला होगा, तो कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं, तुम्हें अच्छे से वो जानना पड़ेगा उस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। समझ पा रहे हो? तो कोई भी डायग्राम हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जितने भी आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है। सो बिफोर आई मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज sexual reproduction in flowering plant, you can pause the video and note it down in the copy. हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। चलो हम शुरू करते हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विद दिस पेपर मेथड, क्योंकि मैं डायग्राम तुम्हें डिस्प्ले कर सकूं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट मतलब फ्लावर से होगा। तो सबसे पहले जान लो कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये जो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, ये किस पार्ट के थ्रू, अपने वो जो स्टेम है उसके थ्रू, लीव्स के थ्रू, फ्लावर के थ्रू, किसके थ्रू, क्योंकि हेडिंग में ही मेंशन कर दिया गया है फ्लावरिंग प्लांट। तो इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर, और प्लांट इन व्हिच सेक्स ऑर्गन आर कैरिड बाय फ्लावर, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट। तो जिसका सेक्स ऑर्गन फ्लावर होता है उसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। और उसके बाद एक लाइन दिया गया है, एंड द सीड इज एनक्लोज्ड बाय फ्रूट। तो ये जो एंजियोस्पर्म होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, ज्यादातर में इनका जो सीड होता है वो किसके द्वारा एनक्लोज होता है, फ्रूट के द्वारा, उसके फल के द्वारा। तुम कभी अगर एप्पल खाए हो तो देखना उसके अंदर क्या होता है, बीज होता है, तो वो क्या होता है, फ्रूट के अंदर होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, तुम जान के हैरान हो जाओगे कि जो फ्रूट हम खा रहे हैं वो असल में एक प्रोसेस के लिए यूज किया गया है। मतलब वो फ्रूट, वो सीड को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज किया गया है, ना कि पेड़ उतना भी अच्छा नहीं है कि हम खाएं उसलिए फल देता है। समझ पा रहे हो? सो मोस्ट फ्लावर, जो ज्यादातर फ्लावर होते हैं, देखो जैसे मेल की, ह्यूमन की केस ले लो, तो ह्यूमन में क्या, एक बंदा मेल होता है और कोई फीमेल होता है जिसको लड़की बोलते हैं या फिर बंदी बोलते हैं, फीमेल। तो मेल फीमेल क्या है, दो जेंडर है। और कुछ जो होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, हम जिनको यूनिसेक्स बोलते हैं या फिर जो किन्नर बोलते हैं हिंदी में बोले तो, जिनका दोनों मतलब बाइस से, वो ना मेल में आते हैं ना फीमेल में आते हैं। पर फ्लावर के केस में बहुत लोग इसको ना बाइसेक्सुअल के तौर पे लेते हैं, ये मेल भी है फीमेल भी है बोलते हैं, पर असल में जो किन्नर हैं वो ना ही मेल है ना ही फीमेल है, पूरी तरह से वो दोनों नहीं है। पर फ्लावर में एक होता है, मोस्ट फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ज्यादातर जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल भी पूरा है और फीमेल भी पूरा है। जबकि ह्यूमन के केस में इनको बाइसेक्सुअल नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर क्या होता है, ये लोग होमोसेक्सुअल जिनको बोलते हैं, ये ना ही मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं। जबकि फ्लावर के केस में ज्यादातर फ्लावर, जैसे हिबिस्कस का ही ले लो,
हिबिस्कस, जो मंदार बोलते हैं या फिर तुम बोल सकते हो चाइना रोज, हिबिस्कस बोलते हैं उसको। तो ये मेल भी है और फीमेल भी है, क्योंकि इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल भी है। कैसे है वो हम देखने वाले हैं। और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि बायसेक्सुअल नहीं होते बल्कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी उनका या तो वो मेल होते हैं या फिर फीमेल होते हैं। समझ गए? तो फ्लावर दो टाइप्स के, एक जिनमें दोनों सेक्स होता है मेल फीमेल, दूसरा जिसमें एक सेक्स होता है या तो मेल या फिर फीमेल। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द फ्लावर विद डायग्राम, ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। तो चलो शुरू करते हैं फ्लावर के डायग्राम से। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो, यहां तक नोट कर सकते हो चाहो तो। ये स्टेमन फेमन सब पढ़ेंगे, पहले डायग्राम देखते हैं। तो ये एक फ्लावर को क्या गया है, काट दिया गया है बीच में से और उसका डायग्राम बनाया गया है। ये उसकी पेटाल जो बोला गया है, इसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। पंखुड़ी मतलब जानते हो ना, उसको बोलते हैं पेटाल। जो उसके पंखुड़ियां होती हैं उसको पेटाल बोलते हैं। ये हिंदी में बोल देता हूं तो बहुत सारे टर्म इजी लगने लग जाते हैं। और सेपाल मतलब कौन सा होता है पता है? ये लोग सेपाल पेटाल बोल के याद करते हैं, कुछ नहीं याद। पंखुड़ी, पी से पंखुड़ी, पी से पेटाल, तुम ऐसे याद कर सकते हो। और जो ग्रीन ग्रीन टाइप का फ्लावर के नीचे होता है, तुम अगर चाइना रोज जो हिबिस्कस है उसका अगर देखे हो तो इधर देखना, ऐसे टाइप का ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ऐसे फ्लावर करके, ये मैं बर्ड बना रहा हूँ उसका, जो फूल होने से पहले का जो स्टेज है। तो ये जो ग्रीन कलर का होता है इसको बोलते हैं सेपाल। समझिए सेपाल क्या है, पेटाल क्या है, समझ गए? ये ऐसे टाइप का दिखते हैं। रोज में भी होता है, जो ग्रीन फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पार्ट है ना, जो पत्ता नहीं होता पर ग्रीन पार्ट है, पत्ते की तरह छोटा छोटा निकला हुआ, उसको बोलते हैं सेपाल। और जो पंखुड़ियों को बोलते हैं पेटाल। ये तो समझ गए आउटर स्ट्रक्चर, ये सबको दिखता है। पर तुम रिलेट करो, चाइना रोज का फ्लावर हर वक्त मैं एग्जांपल में इसलिए लेता हूं क्योंकि ये समझना सबसे आसान है। देखना, चाइना रोज का मान लो ये एक फ्लावर है ऐसे इस टाइप का, मैं नॉर्मल बना रहा हूं। इसके बीच में से ये मान लो ऐसे है, ये इसके पंखुड़ियां हैं, ये बीच में से ऐसा कुछ निकला हुआ रहता है। हाँ, तो उसी स्ट्रक्चर को छोटा छोटा करके ये लोग बनाए हैं। तो उसमें क्या क्या होता है देख लो अच्छे से। तो इसमें है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो पहले तो ये बीच में जो पाइप टाइप का आया है, ये वाला पार्ट जो बड़ा वाला है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। अब ये स्टिग्मा कनेक्ट होता है एक पाइप से जो नीचे जाता है, ये वाला पाइप। इस वाले पाइप को बोलते हैं स्टाइल। बहुत स्टाइल मार रहा है, नहीं वो वाला स्टाइल नहीं, ये पाइप वाला स्टाइल है। स्टिग्मा है, ये बड़ा प्लेट टाइप का है। उसके बाद जो पाइप उसको कनेक्ट करके नीचे ले जा रहा है उसको बोलते हैं क्या? स्टाइल। अब देखो ये छोटे छोटे, तुम जब देखोगे येलो इस टाइप के होते हैं। चाइना रोज के फ्लावर में देखना आसानी से दिखते हैं, सब में उतने आसानी से दिखना मुश्किल है। चाइना रोज में बहुत आइडेंटिकल हो जाता है पार्ट्स। तो ये जो पार्ट है ये हो जाता है तुम्हारा एंथर। ये जो बड़ा ऊपर ऊपर छोटा छोटा नहीं होता पाउच टाइप का, इसको बोलते हैं एंथर। और इस पाउच से कनेक्टेड जो पाइप है, देखो स्टिग्मा था, स्टिग्मा से कनेक्टेड पाइप को स्टाइल बोलते थे, और एंथर से कनेक्टेड पाइप को फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। समझ गए? पेटाल समझे, सेपाल समझे, स्टिग्मा समझे, स्टाइल समझे, एंथर समझे, फिलामेंट समझे। अब देखो ये बीच में एक अंडे टाइप का स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर रहता है, इसको बोलते हैं ओवारी। समझ गए? अब देखो, अब ये मैंने जैसे बोला चाइना रोज कैसा फ्लावर है? बायसेक्सुअल। तो इसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो इनमें से हमें अब जानना है कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव है, कौन सा फीमेल। तो ये जो स्टिग्मा मैंने बोला प्लेट टाइप का, उससे जो ज्वाइंट हुआ पाइप है स्टाइल, जिसको बोलते हैं पाइप टाइप का, और जो ओवरी है जो अंडे जैसा दिखता है, ये जो तीनों चीजें हैं, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी, ये तीनों को पिस्टिल कहा जाता है। यानी पिस्टिल का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये किन का पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और इनमें जो हम देखें पाउच लाइक सेक्ट लाइक स्ट्रक्चर एंथर, उससे ज्वाइंटेड पाइप जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ये दोनों को स्टेमेन कहा जाता है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और ये पिस्टिल को कार्पेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाए, कार्पेल बोला जाए, पिस्टिल बोला जाए, ये तीनों क्या है? सेम है फॉर फ्लावर।
और स्टेमेन बोला जाए या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बोला जाए, ये दोनों सेम चीज है। समझ गए किसमें क्या आ रहा है? फीमेल में स्टिग्मा, उससे ज्वाइंटेड जो पाइप है स्टाइल, और अंडे जैसा दिखने वाला ओवरी। मेल में क्या आ रहा है? बस एक एंथर और एक फिलामेंट। क्लियर है? तो अभी चलो देखते हैं इनका काम क्या क्या है। सो लेट्स मूव टू दैट। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो। ये डायग्राम को एक बार ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये डायग्राम दे देगा, इसको ए पॉइंट दे देगा, इसको बी पॉइंट दे देगा, इसको सी डी ऐसे देगा, और बोलेगा लेवल द फॉलोइंग। तो तुम अगर पता नहीं होगा डायग्राम में किसको क्या कहते हैं तो तुम लेवल नहीं कर पाओगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है, या फिर स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज कॉल्ड स्टेमेन। तो हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है? एंथर और फिलामेंट। तो देखो फिलामेंट का काम बस ये है कि वो पाइप लाइक एक होल्ड करता है। मेन काम बस एंथर का है, इसलिए वही मैंने लिखा है, कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। इसमें बस क्या होता है? एंथर और फिलामेंट होता है। और जो एंथर होता है उसका काम देखो पहले वो कैसा दिखता है। इट्स ए बाइलोब स्ट्रक्चर, मतलब इस टाइप का कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। एक लोब ऐसा हो गया, ये हो गया, और दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर, यानी दो लोब टाइप का स्ट्रक्चर, ये हो गया बाइलोब स्ट्रक्चर। उससे ये फिलामेंट ऐसे कनेक्टेड रहता है, ये ऐसे कोवर में रहता है। ये बहुत छोटे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो बाइलोब पता चलेगा, नेकेड आई में पता नहीं चलेगा। कंटेनिंग टू पोलन सेक, तो दो लेक है, तो ये एक सेक, ये एक पोलन सेक। सेक मतलब समझते हो ना, थली, कोई भी रखने की जगह, तो वहां पे पोलन का सेक होता है, यानी पोलन वहां पे रहता है। पोलन का काम हम पढ़ने वाले हैं जब रिप्रोडक्ट, यहां पे ही पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। और एंथर कहां होता है? प्रेजेंट एट टिप ऑफ स्टेमेन, तो स्टेमेन के टिप में। स्टेमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जैसे तुमने डायग्राम में देखा। ये देखो ये स्टेमेन है, तो उसके टिप में ही एंथर है, उसका नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट है। समझ गए? अब देखो तो ये क्या करता है, इसका काम है प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। तो ये पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, दैट इज येलोइश इन नेचर, जो कि कलर में क्या होते हैं? येलोइश होते हैं, मतलब येलो कलर के, पीले होते हैं। समझ गए? तो अभी हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, किस इसमें क्या क्या आते हैं, इसको क्या बोला जाता है? कार्पेल या फिर पिस्टिल बोला जाता है, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। तो इसमें होते हैं भाई, हमारे पास क्या था पहले? एक प्लेट टाइप का था स्टिग्मा, उसके बाद क्या था? उससे जुड़ा हुआ पाइप, नाम बोलो कमेंट में फटाफट से स्टाइल, और एक स्ट्रक्चर था अंडा जैसा, क्या बोलते हैं? ओवरी। तो क्या क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स हैं। ये फ्लावर के सेंटर में था, जैसे हमने डायग्राम में देखा, वो अंडा वाला पार्ट क्या था? सबसे सेंटर में, साइड में क्या? एंथर और फिलामेंट बस थे। तो ये देखो सेंटर पार्ट में ही है कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सेंटर है ना, ये एक लाइन है पूरा। समझ गए? अब देखो पहले क्या पार्ट का नाम? स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? टर्मिनल पार्ट ऑफ कार्पेल। तो ये जो कार्पेल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका कौन सा पार्ट है? टर्मिनल पार्ट, एंड वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, मतलब जहां पे वो खत्म हो रहा है। ऊपर कहां पे खत्म हो रहा है? स्टिग्मा पे खत्म हो रहा है। कौन? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये स्टिकी होता है। क्यों स्टिकी होता है? क्योंकि तुम्हें एक मैं बेसिक में बता देता हूं, वो जो पोलन ग्रेन बन रहे थे एंथर में, वो क्या होगा? कुछ समय बाद फूट जाएगा। वो क्या होगा? कुछ समय बाद। चलो डायग्राम पे चलती है। ये जो एंथर है इसमें पोलन सेक है, पोलन ग्रेन ऑलरेडी फॉर्म होके हैं। ये फूट जाएगा तो ये पोलन ग्रेन हवा में उड़ के या तो इस फ्लावर के या फिर कोई डिफरेंट फ्लावर के भी स्टिग्मा में गिर जाएगा। किसमें गिरेगा? स्टिग्मा में। तो ये स्टिकी होगा तो क्या होगा? ये जो यहां पे जब गिरेगा पोलन ग्रेन, तो ये उसको चिपका, स्टिकी मतलब क्या? चिपकू टाइप का। तो इसमें चिपक के रह जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और उसमें चिपकने के बाद वो पोलन ग्रेन एंटर करके करके ओवारी में जाएगा, और ओवारी में ऑलरेडी फीमेल जो जर्म सेल होता है, फीमेल गेमेट जो होता है, उसके साथ ये फ्यूज होगा और फिर नया फॉर्म करेंगे। तो स्टिग्मा क्यों स्टिकी होता है?
ताकि वो पोलन ग्रेन को अच्छे से पकड़ बना सके, बिकॉज इट इज हेल्प इन रिटेनिंग पोलन, और पोलन ग्रेन्स हम लिख सकते हैं। समझ गए? स्टाइल, स्टाइल क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड मिडिल पार्ट, यार खींचा हुआ टाइप का दिखता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, पार्ट ऑफ कार्पेल। और ये क्या करता है? अटैच स्टिग्मा टू ओवारी, स्टिग्मा और ओवारी के बीच पाइप का काम करता है, अटैच करता है, या फिर बोल सकते हैं स्टिग्मा से पोलन लेके ओवारी में छोड़ता है। ओवारी क्या है? स्वेलन बटम पार्ट, मतलब फूला हुआ बटम पार्ट, सबसे नीचे वाला पार्ट है कार्पेल का, जो कंटेन करता है ओव्यूल्स हैविंग एग सेल्स। इसमें क्या होते हैं? ओव्यूल्स, जिसमें एग सेल्स होते हैं। एग सेल्स मतलब फीमेल गेमेट्स जो हैं, फीमेल जर्म सेल्स जो हैं, जिनके साथ पोलन आके, पोलन क्या है? मेल गेमेट्स या फिर मेल जर्म सेल, वो फीमेल जर्म सेल के साथ मिलके क्या करेगा? फ्यूज होगा, जिससे जाइगोट फॉर्म होगा। और फ्लावर के केस में ये जो जर्म सेल है, कौन से? मेल वाले और कौन से? फीमेल वाले। इन दोनों के फ्यूजन में क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। और वो जाइगोट फॉर्म होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टेमेन टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन, मतलब स्टेमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें क्या होता है? एंथर होता है। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से? एंथर से स्टिग्मा तक जो होता है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। समझ गए? और ये पोलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन। जो सेल्फ पोलिनेशन है, जैसे मैंने दिखाया कि एक ही फ्लावर में क्या था? एंथर भी था और स्टिग्मा भी था। तो अगर उसी फ्लावर के एंथर से पोलन निकल के उसी के स्टिग्मा में जा रहा है, तो अपने ही आप में, अपने ही मतलब खुद के एंथर से खुद के स्टिग्मा में जा रहा है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। पर अगर एक फ्लावर के एंथर से निकल के दूसरे एक फ्लावर के स्टिग्मा में जाए, तो वो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है। तो तुम खुद बताओ, सेल्फ पोलिनेशन होने की चांसेस ज्यादा है या क्रॉस पोलिनेशन? तो सबसे बेस्ट बात है सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि दोनों पास पास होते हैं उसके एंथर और स्टिग्मा, तो पोलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि कितना दूर पेड़ होगा उतना दूर एंथर पोलन ग्रेन उड़ेगा, नहीं उड़ेगा, उसमें रिस्क है। समझ पा रहे? तो ज्यादातर केसेस में सेल्फ पोलिनेशन होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। तो अभी थोड़ा डायग्राम दिखा के मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे वो मेल जर्म सेल आया स्टिग्मा में, वो फिर स्टाइल के थ्रू ओवारी में जाएगा, और उसके बाद दोनों फ्यूजन होके क्या क्या बनाएंगे उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो ये देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ड्रॉ किया गया है। तो इधर क्या आया? पोलन आया, ये रहा तुम्हारा स्टिग्मा जहां पे गिरा वो पोलन। फिर ये स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब जिसको बोलते हैं, स्टाइल को पोलन ट्यूब भी बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना, स्टाइल और पोलन ट्यूब सेम चीज है, हम बोल सकते हैं। समझ गए? तो ये फिर आएगा, ये जो मेल गेमेट्स है या फिर मेल जर्म सेल, ये आएगा ओवारी में, और ओवारी में ऑलरेडी क्या होंगे? एग ओव्यूल्स कंटेनिंग एग सेल या फिर फीमेल जर्म सेल तुम बोल सकते हो। ओव्यूल्स कंटेनिंग एग सेल और फीमेल जर्म सेल्स ऑलरेडी यहाँ पे होंगे, जिनके साथ मेल जर्म सेल फ्यूज होगा, फ्यूजन होगा, और उस प्रोसेस को बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स विथ फीमेल गेमेट्स इन ओवरी टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो समझ गए कैसे होता है? तो इधर देखो डेफिनेशन लिख दिया गया है, तुम चाहो तो नोट कर सकते हो। The process of fusion of male gametes with female gametes in ovary to form zygote is called fertilization। और फिर क्या होता है? ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है वो फिर डिवाइड होके सेल डिवीजन के थ्रू एम्ब्रियो बनता है, जो कि थोड़ा उसका बड़ा स्टेज है, बोल सकते हो। कहां पे? वहीं उसी ओवरी में या फिर ओव्यूल में बोल सकते हो। उसके बाद कुछ समय बाद वो जो ओव्यूल होता है उसका बाहर उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए थिक सेल टाइप का बना लेता है, और फिर बनता है वो सीड यानी बीज जिसको बोलते हैं। इसलिए बीज का जो बाहर होता है वो कड़क होता है, और उसके बाद फ्रूट डेवलप होता है ताकि वो
सीड को प्रोटेक्ट कर सके। और उसके बाद फाइनली होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब जो फ्रूट है हम खा लेते हैं, फिर बीज को फेंक देते हैं, एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन दैट सीड अगेन जर्मिनेट्स इनटू ए न्यू प्लांट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। समझ गए? नहीं समझे 10-20 सेकंड फिर रिवर्स में जाओ, फिर एक बार सुन लो मैंने जो जो बोला, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं बस उसको कराने वाला हूं। तो बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। तो देखो भाई, इधर एक सीड का डायग्राम है, तुम बोल सकते हो, या फिर जर्मिनेशन टाइम का डायग्राम। ये अपने टाइम में प्री बोर्ड में आ गया था। ये बहुत छोटा साइड वाला डायग्राम है ना, तो कोई पढ़ाए भी नहीं थे अपने को, और हम भी नहीं पढ़ के गए थे, तो पूरा 2 मार्क छूट के आ गया था। इसमें कुछ इस टाइप का डायग्राम दे देता है। ये देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा डायग्राम। मैं पेन में बेसिकली बना दे रहा हूं ताकि तुम्हें यहां पे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको तुम लोग। तो देखो भाई, हो गया। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल शूट। प्लूम्यूल बोलते हैं या फिर शूट बोल सकते हो, ये ऊपर वाले पार्ट को। नीचे को बोलते हैं रेडिकल यानी रूट। ये हमें बोला गया था कि लेवल, प्लूम्यूल एंड रेडिकल, तो ये हम नहीं कर पाए थे। और ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं कोटिलेडन। ये एक सीड का डायग्राम है, सीड को फाड़ देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो ये जो प्लूम्यूल है ये बाद में जाके जब प्लांट ग्रो करेगा ये सूट में यानी उसके ऊपर वाले हिस्से में ग्रो करेगा। रेडिकल बाद में जाके रूट बनेगा। कोटिलेडन क्या है? ये फूड स्टोरेज है, ताकि जब तक ये सीड के फॉर्म में है, जब तक ये पेड़ बनेगा तब तक इसको खाने की जरूरत पड़ेगी, तो ये उसको खाना सप्लाई कर सके। कौन? कोटिलेडन, दैट इज द फूड स्टोर। तो ये डायग्राम याद हो गया। इसी के साथ खत्म होता है हमारा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। So let's start one of the most important topic of this chapter, sexual reproduction in human। तो पहले तुम्हें जानना पड़ेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो हमारे ह्यूमन के अंदर तो क्या हर वक्त ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है? तो सिंपल आंसर है नो। क्या है? नो। तो कुछ समय के बाद कोई बचपन से ही माँ बाप बन पाता है? या नहीं बन पाता, जैसे नॉर्मली शादी के बाद बनते हैं। पर एक उम्र है जिसके बाद एक लड़का बाप बन सकता है और एक लड़की मां बन सकती है। तो वो एज क्या है? चलो देखते हैं। एज एट विच ए गर्ल और ए बॉय बिकम सेक्सुअली मेच्योर। सेक्सुअली मेच्योर मतलब बच्चे पैदा करने के लिए काबिल बनना। सो एज, जिस एज पे एक लड़की या फिर एक लड़का सेक्सुअली मेच्योर बनते हैं, उस एज को कहा जाता है प्यूबर्टी। क्या कहा जाता है उस एज को? प्यूबर्टी। और इस प्यूबर्टी के एज में क्या होता है? सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज प्यूबर्टी, तो बोल पाओगे एज एट विच ए गर्ल और ए बॉय बिकम सेक्सुअली मैच्योर। एंड व्हाट हैपेंड एट दिस एज ऑफ प्यूबर्टी? सेक्स हार्मोन स्टार्ट रिलीजिंग। आप लिख सकते हो, समझ गए? तो ये एज क्या है बॉय के लिए? तो एक बॉय के लिए ये एज करीबन 13 to 14 ईयर्स है। सुनो, किसी केस में 12 भी हो सकता है, किसी केस में 15 भी हो सकता है। ये पर मैक्सिमम केसेस में 13 से 14 साल के बीच हो जाता है। और गर्ल्स में ये एज है 10 to 12। इसलिए ज्यादातर केस में जो शादी होती है लड़की लड़के से छोटा होता है, क्योंकि ये लोग जल्दी थोड़ा सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। और गवर्नमेंट के हिसाब से ये मेंटली भी जो लड़कियां होती हैं वो बॉयज से जल्दी मैच्योर होती हैं। ये फैक्ट है। भले मैं भी एक लड़का हूं, बट गर्ल्स बिकम मैच्योर अर्लियर देन बॉयज। मेल, तो जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं ह्यूमन में, जो मिलके बच्चा पैदा करते हैं। तो मेल में हमने यहां पढ़ा कि प्यूबर्टी के एज में ये लोग सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन? उनके बॉडी के अंदर रिलीज होता है, करते नहीं है, होता है। तो मेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरोन। जबकि फीमेल के अंदर 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये नाम थोड़ा टेक्निकल है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यार तुम 12th में भी बायोलॉजी लो, 11th में भी लो, ये नाम तो आएगा ही आएगा, या फिर आगे चल के कुछ कॉम्पिटिटिव दोगे तो भी ये पढ़ोगे।
समझ पा रहे हो? दीज आर बेसिक टर्म्स ऑफ साइंस और बायोलॉजी यू कैन सी। तो मेल में एक ही हार्मोन है, क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में दो है, एक एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। तो मेल में ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है ये रिलीज कहां होता है? टेस्टिस में। टेस्टिस एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है जो हम आगे चल के डायग्राम में देखने वाले हैं बहुत जल्द, अभी नाम याद कर लो। और फीमेल में ओवरिस में होता है। जैसे उसमें भी क्या था? ओव्यूल था ना फ्लावर के केस में, जो अंडे टाइप का दिखता था। इधर अलग देखेंगे, डायग्राम पूरा बुक का लेके मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। तो जब ये प्यूबर्टी का एज आता है तब क्या होता है? हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? सम चेंजेस आर देयर, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम प्यूबर्टी के एज में, ज्यादातर तुम लोग 10th में हो तो 10th में लड़का लड़की सारे लगभग किसी के केस में डिले होगा तो बहुत कम केसेस होगा, प्यूबर्टी के एज में आ गए हैं। तो आप में ये चेंजेस देखने के लिए मिल गया होगा। सो कॉमन चेंजेस हैं, देखो कुछ चेंजेस बॉयज के लिए सेपरेट हैं, बॉयज के लिए कुछ सेपरेट हैं और गर्ल्स के लिए भी कुछ सेपरेट हैं, पर कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो दोनों में कॉमन है। तो देखो ये बॉयज के लिए सेपरेट, ये गर्ल्स के लिए सेपरेट, और ये है कॉमन वाला पार्ट। ये 11th में सेट्स जब पढ़ोगे तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी, ये वेंट आएगी। ये छोड़ो, इसमें छोड़ो, अभी हम मैथ में क्यों घुसेंगे, बायोलॉजी पढ़ते हैं। सो कॉमन चेंजेस क्या है? ग्रोइंग ऑफ थिक हेयर ऑन आर्मपिट्स। आर्मपिट्स मालूम है? आर्मपिट्स अगर नहीं मालूम तो जो हमारा जो आर्म है उसके अंदर जो गड्ढा टाइप का है ना नीचे वाला, उसको बोलते हैं पिट, आर्मपिट, जहां पे तुम्हारे हेयर आ गए होंगे पर बचपन में नहीं होंगे, तो उससे पता लगा सकते हो क्या है आर्मपिट्स। एंड जेनिटल एरिया। जेनिटल एरिया क्या है? ये वो एरिया है जहां पे ये जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पे होता है ना, उस वाले एरिया को जेनिटल एरिया बोलते हैं, जो कि कहां पे होता है? दैट इज बिटवीन थाइस। थाइस मतलब पता है ना, जंग, हमारा जो जांग होता है, उन दोनों जो पैर है वो जहां पे जॉइंट होते हैं, उस वाले बीच के एरिया को जेनिटल एरिया बोला जाता है, जो कि मेल के केस में भी फीमेल के केस में भी उनका कौन सा एरिया है? रिप्रोडक्टिव एरिया, जिसको अंदरूनी जगह भी बोलते हैं। ये जेनिटल एरिया क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे होते हैं जेनिटल एरिया में। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या आएंगे? हेयर आएंगे, बाल आएंगे मोटे मोटे। हाँ, नॉर्मल बाल को ही मोटा बोला जाता है, जो पतला होता है हमारे हाथ में होता है उसको पतला बोला जाता है। और हेयर के बाल, जो सर के हेयर हैं, बाल हैं, और ये वाले बाल हैं, ये मोटे ही होंगे। थिनर हेयर ऑन लेग्स एंड फेस। तो हमारे फेस में बहुत पतले पतले, किसी के केस में फेस में नहीं भी आता है, पर ये हेयर में दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। कहीं कहीं पे नहीं भी दिखाई पड़ता, पर थोड़ा थोड़ा तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें दिखेगा। तो तुम्हारा जो स्किन होगा वो ऑयली होना शुरू होगा और पिंपल्स बहुत सारे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ज्यादातर इसी एज में बहुत सारे के मुंह खराब हो जाते हैं, पिंपल्स निकल के फट के गड्ढा बन जाता है और खराब होता है। सो ये कौन से टाइम में? प्यूबर्टी के टाइम में। तो ये तीन तुम्हें याद हो गए यार, बहुत सिंपल चीज है। तुम में जो जो चेंज हुआ है वो लिख सकते हो। पहले देखते हैं चेंजेस इन बॉयज। बॉयज में क्या क्या एक्स्ट्रा चेंजेस होते हैं? तो उनका वॉइस कर्श हो जाता है, मतलब तुम जब बचपन में बोलते थे तो बोलते हैं कि स्वीट वॉइस होता है, पर अभी तुम्हारे आवाज में थोड़ा भारीपन आ गया है, थोड़ा लड़कों वाला टोन आ गया है। तो वो क्यों आया है? ड्यू टू प्यूबर्टी, क्योंकि तुम अभी प्यूबर्टी के एज में आ गए हो, इसलिए तुम्हारा आवाज वैसा बन गया है। फेशियल हेयर यानी दाढ़ी मूछ, बियर्ड एंड मोस्टेक। फेशियल हेयर मतलब वो आना शुरू हो जाएंगे, मतलब जो मर्दांगी बोलते हैं वो उभरना शुरू हो जाएगा एज द एज ऑफ प्यूबर्टी। किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी आता है, इसलिए बोला ना सबका थोड़ी ना, बहुत थोड़ा थोड़ा पर आना शुरू हो जाएगा। और जो गर्ल्स में एक्स्ट्रा चेंजेस होते हैं वो क्या है? ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना शुरू करता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेस पहला है। दूसरा वाला पॉइंट है जो निपल होता है वो डार्क होना शुरू कर देता है, डार्कनिंग ऑफ निपल। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक टेक्निकल टर्म अगर तुम्हें लग रहा है तो मैं बता देता हूं, इसको सिंपली डेली लाइफ में पीरियड्स कहा जाता है, जो मंथली एक बार होता है। और इस वाले प्रोसेस को, ये पीरियड्स के प्रोसेस जब होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से होता है, जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी कुछ समय पश्चात। पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विद डायग्राम। किसको क्या कहते हैं, किसका क्या काम रहता है, अरे बहुत आसान सा चीज है। और फिर कैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब दोनों मिलके कैसे जाइगोट फॉर्म होता है, जिससे फिर एक ऑफस्प्रिंग यानी बेबी बॉय कैसे
पैदा होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू विदाउट बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक यू कैन पॉज द वीडियो। देखो पहले ये अगर चाहो तो तुम नोट कर सकते हो पॉज करके, फिर ये नोट कर सकते हो और फिर ये नोट कर सकते हो। तो चाहो तो तुम नोट कर सकते हो। बिफोर दैट यू कैन पॉज द, बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और आसान पार्ट है। तो देखो पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये डायग्राम देख लो, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो ये है, देखो ये जो पूरा ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसको बोलते हैं पेनिस। कुछ लोग पीनस भी प्रोनाउंस करते हैं। यू कैन प्रोनाउंस एनीथिंग विच सूट यू, दैट कैन बी पेनिस और पीनस। समझ गए? तो ये देखो इधर से हम यूरिन भी करते हैं, इससे जब हम टॉयलेट जाते हैं तो यूरिन इधर से ही निकलता है। और इसलिए जो ये यूरेथ्रा है, जो पाइप है जिससे यूरिन निकलता है, कहा जाता है कि ये जो यूरेथ्रा है इसमें से यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है। तो स्पर्म क्या है? द मेल जर्म सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो स्पर्म मेल जर्म सेल है जो इधर से निकलेगा और फीमेल बॉडी में एंटर करेगा ताकि उधर जाके ये रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सके। समझ गए? तो अब देखो इधर क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? प्रोड्यूस द जर्म सेल, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, एंड अदर पर्सन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पहले अच्छे से देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है और डिलीवर भी हो रहा है फीमेल बॉडी से। डिलीवर का काम कौन कर रहे हैं? ये पीनस, यूरेथ्रा, इसके थ्रू जाके फीमेल बॉडी में जाएगा। फॉर्मेशन कहाँ होता है? चलो उसके ऊपर फोकस कर दिए। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, जिसको स्पर्म भी कहा जाता है, टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इसके अंदर होता है अंडे टाइप का। ये जो तुम्हारे पीनस के पास एक पाउच टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसको स्क्रोट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रोट्रम, जो बॉडी के आउटर पार्ट में, तुम इसको देख भी सकते हो, जो मेल हैं वो देख सकते हैं। तो ये आउटर पाउच लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे बल्ब टाइप के, या फिर तुम बोल सकते हो अंडे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिनको टेस्टिस कहा जाता है। तो उसी टेस्टिस के अंदर तुम्हारे स्पर्म बनते हैं, जो लड़के हैं उनमें बनते हैं। समझ गए? These are located outside abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a lower body temperature than normal body temperature. तो ये जो टेस्टिस है ये बाहर ये स्क्रोट्रम नामक पाउच में ही क्यों है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? ये पाउच की जरूरत क्यों पड़ी बाहर, बॉडी के बाहर? ताकि जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा कम टेम्परेचर, मतलब ठंडा टेम्परेचर चाहिए, और बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा गर्म होता है। जितना हमें चाहिए उससे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? गर्म होता है। इसलिए ये आउटसाइड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें टेस्टिस होके स्पर्म प्रोडक्शन कर सके। और हमने ये भी देखा कि टेस्टिस में बस स्पर्म नहीं बनता, टेस्टिस में बस स्पर्म नहीं बनता, स्पर्म के साथ साथ कुछ हार्मोन भी फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? कुछ हार्मोन भी फॉर्म होते हैं। और मेल में जो हार्मोन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? दैट हार्मोन इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरॉन। सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन अकर इन द टेस्टिस, और टेस्टिस से ही उसका नाम क्या पड़ा है? टेस्टोस्टेरॉन पड़ा है। अच्छे से देख सकते हो, थोड़ा फोकस कर देता हूं। बिल्कुल क्लियर है ये फंडा इतना दूर? अब देखो नेक्स्ट कुछ बातें पढ़ते हैं जो अंग्रेजी में लिखा गया बुक में। मैं समझा के अच्छे से बता देने वाला हूं तुम्हें। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डेफरेंस। तो ये देखो ये जो पाउच है स्क्रोट्रम, टेस्टिस में स्पर्म बना, उससे एक लाइन कनेक्ट है, देखो वास डेफरेंस। तो इस वास डेफरेंस के थ्रू ही स्पर्म इधर से निकलता है। कहाँ? बाहर निकलता है, जिससे वो पीनस की तरफ आके फीमेल बॉडी में जा पाए। और ये जो वास डेफरेंस है ये यूनाइट करता है, किसको यूनाइट करता है? मतलब किसको जोड़ के रखता है? यूनाइट्स विथ ए ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगा? ये देखो यूरिनरी ब्लैडर है, इधर से यूरिन निकलेगा और ये वास डेफरेंस भी जाके उसके साथ मिल रहा है। किधर? इधर। थोड़ा पास से दिखा दूं? देख लो, थोड़ा पास से बोलोगे तो भी दिखा देंगे यार, तुम पढ़ो समझो। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, इधर से यूरिन आया, इधर से वास डेफरेंस से स्पर्म आया, दोनों एक जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं।
किसमें, यूरेथ्रा में कनेक्ट हो रहे हैं दोनों। तो वही लाइन अंग्रेजी में लिखा गया है, द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। जो मैंने पहले ही बता दिया कि यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म यूरिन दोनों निकलते हैं, समझ पा रहे हो। अलोंग द पाथ ऑफ वास डेफरेन, ये भास डेफरेन के पाथ में, उसके रास्ते में इधर कुछ ये देखो क्या है, कुछ ग्लैंड्स हैं लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। इधर देखो अंडा अंडा टाइप का है, ये है सेमिनल वेसिकल, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये अंडे अंडे टाइप के भास डेफरेन यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा तो नहीं बोलेंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर से जो पाइप आ रहा है उसको मिलने से पहले ये अंडे अंडे टाइप के स्ट्रक्चर उसके बीच में आ रहे हैं। तो इनका काम क्या है, ये ग्लैंड है, ग्लैंड है मतलब कुछ फॉर्म करेंगे, कुछ सेक्रेशन करेंगे। तो ये क्या सेक्रेट करते हैं, चलो देखते हैं। एट देयर सेक्रेशन, ये जो भी सेक्रेट करते हैं उसको ये स्पर्म के साथ मिला देते हैं। क्यों भाई मिलाते हैं, चलो देखते हैं। व्हिच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, ताकि जो स्पर्म ट्रेवल कर रहा है उसका ट्रांसपोर्ट इजी हो सके। समझ पा रहे हो, उसका ट्रांसपोर्ट इजी हो सके। क्यों मिला रहे हैं अपना सेक्रेशन, ताकि उनका ट्रांसपोर्ट इजी हो सके। और जब वो फ्लूइड मिल जाता है ना, मैं एक बता दे रहा हूं, ये शायद नहीं है तुम्हारे बुक में, कि जब वो फ्लूइड जो वो उनका सिक्रेशन है वो स्पर्म के साथ मिल जाता है तो वो फॉर्म करता है सीमन। उसको क्या कहते हैं, सीमन। सीमेंट मत लिख देना, सीमन बोलते हैं। ये 12th क्लास में है, तो मैंने पहले से ही बता दिया यार, छोटा सा टर्म है, तुम जान के जाओगे, क्लास में भी थोड़ा वाट पड़ेगा कि हम जकास क्लासेस के बच्चे हैं तो वाट तो पढ़ना ही चाहिए। एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, तो ये स्पर्म का ट्रांसपोर्ट भी इजी करता है और उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं यार, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। तो हमने क्या पढ़ा था, डीएनए जो रेप्लिकेट होके जेनेटिक मटेरियल अपने पेरेंट से चाइल्ड की ओर ट्रांसफर होता है, ताकि चाइल्ड अपने पेरेंट्स जैसा कैरेक्टरिस्ट लेके पैदा हो। तो ये भी जेनेटिक मटेरियल लेके ट्रेवल करता है स्पर्म, कहाँ पे, फीमेल बॉडी में। उस पर फीमेल बॉडी का भी जो जर्म सेल होगा वो भी उसका जेनेटिक मटेरियल कैरी करके आया होगा। दोनों मिलेंगे और दोनों में से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक मम्मी के होंगे, कुछ पापा के होंगे, और वो बच्चा फॉर्म होगा मम्मी के पेट में, बोलते हैं अगर सिंपल भाषा में बोलो, और टेक्निकल टर्म में देखेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम। तो ये जो स्पर्म होता है उसका एक टेल भी होता है। क्या होता है उसका टेल, ताकि वो डायरेक्शन चेंज करने में, ट्रेवल करने में उसको आसानी मिल सके, फीमेल जर्म सेल की ओर मूव ऑन करने में। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस हाईलाइटेड लाइंस। ये नोट कर पा रहे हो, ऊपर का कर लो, फिर नीचे का कर लो। और ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये कुछ ऐसा होता है, ये अंदर होता है, मतलब फीमेल का बॉडी के अंदर होता है ज़्यादातर पार्ट्स। तो पहला जो पार्ट्स है ये है वगीना। तो वगीना में जो पेनिस था हमारा वो एंटर करता है और इधर स्पर्म छोड़ता है। तो स्पर्म क्या होता है, इसके अंदर से अंदर जाता है। फिर तुम इधर देखो, ये कहाँ पे, ये है यूटेरस, यूटेरस के अंदर ये स्पर्म जाता है। समझ पाए, तो पेनिस आया वगीना में, स्पर्म छोड़ा, ये कर्विक्स के थ्रू देकर यूटेरस में स्पर्म पहुंचा। तुम ऐसे समझो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। और जो हमारा ओवारी और ओविडक्ट है, ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि ये पाइप का काम करता है, और पाइप को अंग्रेजी में ट्यूब भी कहा जाता है। तो ये ओवरी का काम है प्रोडक्शन ऑफ एग। तो जो एग है, जो फीमेल जर्म सेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल जर्म सेल को तुम कमेंट में फटाफट से बताओ, मैं नहीं बताऊंगा अभी। जो फीमेल ओवरी, जो एग बोलते हैं जिसको, वो फॉर्म होता है कहाँ पे, ओवरी में। तो ये फॉर्मेशन होने के बाद, जैसे स्पर्म कहाँ पे फॉर्म होता था, स्क्रोट्रम में, और वास डेफरेन के थ्रू निकल के पेनस के थ्रू एग्जिट करता था, वैसे ये ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जाके ये यहाँ यूटेरस में आएगा। तो एग आएगा यूटेरस में, और जो स्पर्म आएंगे, बहुत सारे स्पर्म आते हैं। जो सबसे फास्टेस्ट होता है, बोलते हैं ना लाइफ एक रेस है, वो कहाँ से, स्पर्म से ही शुरू हो जाता है रेस। जो स्पर्म सबसे आगे होगा, सबसे फिट होगा, वही आके पहले एग को मिट करके फ्यूज हो जाएगा और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम याद आ गया। इसको बोलते हैं ओवारी, इसको भी बोलते हैं, दोनों साइड 2 ओवारी हैं। तो अभी कुछ बच्चों का डाउट ये आता है कि सर हमने पढ़ा कि 1 मंथ में 1 मंथ 1 एग फॉर्म होता है,
तो वो लेफ्ट वाला बनाता है या फिर राइट वाला, तो किसी केस में लेफ्ट वाला बना लेता है, कभी कभी राइट वाला बना लेता है। सर दोनों बना लिए तो उसी केस में तो ट्विंस पैदा हो जाते हैं। जब दो एग आ जाते हैं यूटेरस में और दो स्पर्म अलग अलग एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं, उसी के वजह से दैट इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस। ट्विंस होते हैं ना, एक साथ दो बच्चे, कभी तीन हो जाता है तो क्या, वो बहुत रेयर केस होता है। ज्यादातर केस में एक एग से एक स्पर्म फॉर्म होकर एक बच्चा पैदा होता है। ट्विंस क्या है, रेयर केस है, कम केसेस है। हाँ तुम्हारे केसेस मतलब तुम खुद ही देख लो यार, ट्विंस तुमने कितने देखे होंगे, सिंगल बच्चे ज्यादातर होते हैं, एक बार में एक बच्चा। तो इसको बोलते हैं यूटेरस, इसको बोलते हैं ओवरी, इन दोनों को। ये जो इससे जो ट्यूब कनेक्ट करता है यूटेरस और ओवरी को, उसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब। समझ गए? तो कैसे काम करता है मैंने बता दिया। अब चलो बुक में क्या क्या बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया है वो देखने वाले हैं हम लोग। When a girl is born, जब एक लड़की पैदा होती है, ओवरिस ऑलरेडी कंटेंट, तो उसका जो ओवरिस होता है वो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्या इमेच्योर एग्स ऑलरेडी होते ही हैं। पर जब वो प्यूबर्टी में आ जाती है, कौन, लड़की जब प्यूबर्टी एज में आ जाती है तो ये एग क्या मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं, ये मैच्योर होना शुरू कर देते हैं, कौन, वो एग। एंड एवरी मंथ वन एग इज प्रोड्यूस, तो एक महीने में एक ही एग मैच्योर होता है या फिर प्रोड्यूस होता है बाय वन ऑफ द ओवरिस, दोनों में से कोई एक ओवरिस। जब दो केस होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, मैं बता दे रहा हूं ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ये बुकिस ज्ञान नहीं है, ये सब नहीं पढ़ाते, जिनका एक्सपीरियंस होता है, जो ज्यादा पढ़े हुए होते हैं ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में, वो आपको ये सारी चीजें बता पाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं। वाट पड़ेगा ना क्लास में ये सब बातें जब बोलोगे तुम जाके टीचर के सामने। तो ओवरी से जैसे हमने देखा ओविडक्ट में आता था, फिर उसके थ्रू आके वो यूटेरस में आता था। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटेरस। तो यूटेरस देखा, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये याद कर लो। डायग्राम मैंने दिखा के समझा दिया कैसे कुछ होता है, और मैंने बताया। देखो अभी देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, तो स्पर्म कैसे उसके अंदर जाता है। स्पर्म्स एंटर थ्रू द वगिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो मैंने जैसे बोला कि स्पर्म कहाँ पे जाता है, वगीना के अंदर जाके कर्विक्स के थ्रू यूटेरस में जाता है, ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट। तो ये ओविडक्ट तक चला जाता है, वेयर दे में एनकाउंटर द एग, जो एग के साथ एनकाउंटर करेगा स्पर्म और फर्टिलाइज होगा और जाइगोट फॉर्म करेगा, एंड गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, और लाइनिंग में प्लेस्ड होके, ये मैं डायग्राम दिखा के और एक बार समझाने वाला हूं, अभी बस मैं लाइन पढ़ दे रहा हूं। और हमने पहले ही देखा है कि जो मदर्स का बॉडी होता है, माँ का शरीर होता है, वो वैसे ही डिजाइन होता है ताकि वो चाइल्ड का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, अच्छे से उसका केयर ले सके। द लाइनिंग थिकन्स एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो वो जो यूटेरस लाइनिंग वो थिक होके ऐसा बनेगा ताकि वो एम्ब्रियो को क्या कर सके, अच्छे से ग्रो कर सके, नरिश कर सके। तो थोड़ा फोकस कर लेते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विथ हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। तो प्लासेंटा की मदद से, मदर से, जिसको क्या बोलते हैं, नाभि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। नाभि कनेक्ट होता है ना माँ के साथ, तो वही जो कनेक्शन है वो क्यों होता है, ताकि मम्मी के बॉडी से बच्चे की बॉडी तक न्यूट्रिशन, खाना पीना, नरिशमेंट सब अच्छे से पहुंच सके। दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। इट कंटेन्स विली ऑन एम्ब्रियो साइड ऑफ टिश्यू, ऑन द मदर साइड आर द ब्लड स्पेसेस। मदर के साइड ब्लड स्पेसेस होते हैं विच सराउंडेड द विली। दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज, जो विली कैसा होता है, ऐसा फिंगर लाइक होता है। विली देखो कैसा होता है, ऐसा 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 होता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। ये देखो ऐसा प्लेन होता, तुम खुद ही देख लो, अगर ऐसा प्लेन होता तो सरफेस एरिया कम होता, ऐसा हुआ तो थोड़ा बड़ा, ऐसा 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 होके सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। कौन, विली, जिसको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी कहा जाता है, ताकि ग्लूकोज ऑक्सीजन अच्छे से पास कर सके मदर्स बॉडी से एम्ब्रियो की तरफ। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। तो जैसे हम पॉटी करते हैं, हमारा वेस्ट को रिलीज करते हैं, वैसे वो बेबी भी जो एम्ब्रियो के फॉर्म में होगा वो भी वेस्ट रिलीज करेगा, तो वो भी रिमूव होता है ट्रांसफर के थ्रू। मदर बॉडी के, मदर ब्लड में आ जाता है, मदर ब्लड किसके थ्रू, प्लासेंटा के थ्रू, जिसको नाभि बोला जाता है। तो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। तो वो एम्ब्रियो को पूरा बच्चा बनने के लिए, अच्छे तरह से एक बेबी में डेवलप होने के लिए 9 महीने लगते हैं। द चाइल्ड इज बॉर्न एज रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंट्रक्शन ऑफ मसल्स इन यूटेरस।
तो धीरे धीरे करके सिस्टमेटिकली वो चाइल्ड बनता है। अभी डायग्राम से देखेंगे ये सब प्रोसेसेस। हम पढ़ चुके, क्या पढ़े? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पेनिस है वो आके इधर घुसेगा किसमें? ये वगीना में, और इधर स्पर्म रिलीज करेगा, और स्पर्म ऊपर जाके क्या बोला, कोई एक ओवारी में एग प्रोड्यूस होगा, कुछ इस तरफ जाएंगे कुछ इस तरफ जाएंगे, जहां भी उन्हें मैंने बोला इधर फ्यूज होगा ना, उधर इधर फ्यूज नहीं होगा, मैंने वो सिंपली ऊपर ऊपर से बताने के लिए बता दिया था। तो ये स्पर्म जाएंगे इधर, जो भी उनको एग मिलेगा इधर मिलेगा, मेच्योर एग, तो इधर फ्यूज हो जाएगा, इधर मिलेगा तो इधर फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूजन होने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे? जाइगोट। और वो जाइगोट फिर रिटर्न करके आ जाएगा ये यूटेरस के लाइनिंग में और इधर रह जाएगा, और फिर जाइगोट डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, जाइगोट बन जाएगा फिर एम्ब्रियो, और रैपिड डिवीजन करके 9 महीने में वो पूरा बच्चा बन जाता है इसी यूटेरस में। और इसी यूटेरस में इस एम्ब्रियो के साथ एक प्लासेंटा यानी जो बच्चे की नाभि होती है वो कनेक्टेड होती है मदर्स बॉडी के साथ, ताकि बच्चे को नरिशमेंट, खाना सब अच्छे से मिल सके। इसी के साथ हमारा ये रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो एग तो बनता है हर महीने एक पक्का बनेगा, पर क्या हर वक्त ये जो मेल पीनस से स्पर्म जाएगा ही इंटरकोर्स करते हुए और फ्यूजन होगा ही, और बच्चे ऐसे होते तो हर महीने फ्यूजन होता और हर महीने के बाद एक एक बच्चा होता ही जाता, पर ऐसा तो होता नहीं है केस। तो जब वो एग फ्यूज नहीं होता है स्पर्म के साथ, तब केस क्या होता है? तो तब एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मैंने बोला ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम पढ़े थे प्यूबर्टी में, उसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू दैट टॉपिक। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन द कॉपी। तो बुक में टॉपिक दिया है, मैं जो जो टॉपिक अच्छे से बुक में दिया है डायग्राम विद, उसको उसी से ही पढ़ा दे रहा हूं। जो नहीं दिया है तुम समझ नहीं पाओगे, उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ा दे रहा हूं। What happens when egg is not fertilized? तो क्या होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता? If the egg is not fertilized, it lives for about 1 day. तो ये एक दिन जिंदा रहता है बिना फर्टिलाइजेशन की। Since the ovary releases 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month. तो ताकि वो समझता क्या है, अगर फ्यूज हो गया एग तो फिर से उसको बच्चे की देखरेख करनी पड़ेगी, तो यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है उस हिसाब से, लाइनिंग फाइनिंग बना के सब, मतलब अच्छे से, टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पंजी। तो वो यूटेरस क्या करता है, बच्चा अच्छे से रह पाए इसलिए उसके लाइनिंग को थिक यानी मोटा और स्पंजी बना देता है। स्पंजी मतलब मुलायम बना देता है। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, पर यहाँ पे क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा पढ़ेंगे। तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन अब नहीं होगा तो उस लाइनिंग की, वो थिक लाइनिंग की कोई जरूरत अब नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, तो वो फिर से क्या होगा, टूट जाएगा। अभी तो जरूरत नहीं का, हर महीने ऐसे टूटता है, इसलिए वुमेन में, फीमेल में पीरियड्स की समस्या दिखती है। तो वगीना के वो ब्लड के साथ मिलके वो सब लाइनिंग टूट के म्यूकस भी मिलके वो क्या होते हैं, जब टॉयलेट करने के बाद वो रिलीज हो जाते हैं सारे के सारे, तो वही होता है पीरियड्स। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, हर महीने ये होता है, एंड नॉन एज मेंस्ट्रुएशन। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। ये 2 से 8 दिन तक हो सकता है कभी भी। तो आप देखो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्शन बस नॉर्मल बच्चा पैदा करना नहीं होता, इससे हमारे हेल्थ पर भी बहुत क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, उसका इफेक्ट होता है। समझ पा रहे हो ना? तो चलो देखते हैं। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या है, मतलब किसी भी लड़के के केस में बाप बनने की क्षमता और लड़की के केस में माँ बनने की जो मैच्योरेशन है, मैच्योरिटी आनी चाहिए, वो ग्रेजुअली आता है, इतने फटाफट से नहीं आता है। एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। और ये बॉडी ग्रोथ के साथ साथ इसका भी मैच्योरिटी आता है। देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट्स। तो 13-14 साल में अगर एक बच्चा प्यूबर्टी की एज में आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाप बनने के लायक बन गया है, मतलब उसका बॉडी लायक बन गया है, पर क्या वो मेंटली तैयार है? अगर वो बच्चा पैदा करेगा तो क्या वो उसको पाल पाएगा?
तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हैं और उसको अगर पालन पोषण नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत गंदी बात है, वो बच्चे के फ्यूचर पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। जो पहले के ज़माने में होता था, 14, 15, 16 साल की उम्र में बहुत सारे बच्चे पैदा कर देते थे, पर उनकी देखरेख ना करने के कारण वो बहुत सारे मात्रा में मर भी जाते थे। समझ पा रहे हो? तो वही पॉइंट यहाँ पे बोला गया है या फिर समझाया गया है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। फैमिली प्रेशर की वजह से भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, पर देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। जबकि गवर्नमेंट अवॉइड करता है कि आप तभी एक बच्चा पैदा करें जब आप उसकी पूरी जिम्मेदारी ले सकते। और ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई एक बच्चा पैदा कर रहा है, उसके पढ़ने के लिए उसके पास मतलब वो तैयार नहीं है, उसको पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता, उसका पालन पोषण नहीं कर सकता, क्या वो बच्चा बहुत माल न्यूट्रिशन यानी खाने भूखे मर जाएगा, बहुत सारी समस्याएं उसमें दिखेंगी, उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। उसको दुनिया में लाने का काम आपने किया है, तो दुनिया में अच्छे से रहने का जो जिम्मेदारी है वो भी आपका होना चाहिए, तभी आप एक बच्चे को इस दुनिया में लाएं। यही बोला गया है गवर्नमेंट की ओर से। और देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां पे फोकस कर देते हैं थोड़ा। हाँ कर लिए, दिखा सबको अच्छे से। We must also consider possible health consequences of having sex. We have discussed in class 9 that disease can be transmitted from पर्सन टू पर्सन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी के बारे में 9th में पढ़े थे, थोड़ा बहुत याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। ये सेक्स के दौरान जो भी डिजीज ट्रांसमिट होती है उसको बोलते हैं सेक्सुअल डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको एसटीडी कहा जाता है। एसटीडी मतलब फोन वाला एसटीडी नहीं होता, ये डिजीजेस होते हैं। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। बहुत से भयंकर बीमारी भी ऐसे होते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट करते हैं। दिस इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज गोनोरिया और साइफिल्स। तो ये बहुत नोट करने की चीजें हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये आप नोट कर लें, ये नाम पूछा जा सकता है। जबकि वायरल इन्फेक्शन लाइक एचआईवी एड्स, एचआईवी मतलब इसका फुल फॉर्म आप फटाफट से बताएं, एड्स जो होता है, तो इसका फुल फॉर्म अगर मैं बताने जाऊं एचआईवी का, तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी मतलब जो वायरस ह्यूमन के इम्यून पावर, मतलब आपको जब बुखार आता है तो आपका वो इम्यून सिस्टम है जो लड़ता है और बुखार को भगा देता है, पर एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो वो इम्यूनिटी रहेगी। जैसे कोरोना के टाइम में, जो कोविड-19 के टाइम में बोल रहे थे इम्यूनिटी पावर बहुत जरूरी है, तो वो क्या है, अपने बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा एक पावर है जो फाइट करता है जब हमारे बॉडी के अंदर कोई बुखार होता है या फिर कुछ होता है, तो ये एचआईवी वायरस उसको खत्म कर देता है और बीमारी कॉज करता है, जिसको एड्स बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर लिखना चाहो तो और एक बार बोल रहा हूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी एक वायरस है जो कॉज करता है एड्स, बीमारी का नाम एड्स है, जो कॉज करता है, जो उसका कारण है वायरस, उसको एचआईवी बोलते हैं। और ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो कैसे इसका प्रिवेंशन करें, तो बाय यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड कंडोम फॉर द पीनस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दिस इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। तो ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इसका मेजर बुक में दिया गया है। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी मतलब बच्चा पैदा, जो प्रेग्नेंट होते हैं वुमेन लोग, तो उनके पेट में क्या आ जाता है, बच्चा आ जाता है। तो हर वक्त क्या होता है कि मम्मी पापा इसके लिए रेडी होते हैं कि वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, पर कुछ समय पे वो ना चाहते हुए भी बच्चा प्रेग्नेंट हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, उसका हेल्थ में इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट आता है, मेंटल टेंशन बढ़ता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिसको यहाँ पे दिया गया है। तो पहला क्या है, पहला ये वाला है, कंडोम्स ऑन पेनिस और सिमिलर कवरिंग वर्न इन वगीना कैन सर्व दिस पर्पस। दूसरा कैटेगरी क्या है, कंट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग हार्मोनल बैलेंस। तो ये पिल्स लेते हैं जिससे हार्मोनल बैलेंस में चेंज आ जाए और एग्स रिलीज ना हो पाए और फर्टिलाइजेशन हो ना पाए, तो प्रेगनेंसी से रुक सकती है। दिस ड्रग्स कॉमनली नीड टू रिलीज एंड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। तो ये पिल्स के रूप में लेते हैं। कैसे लेते हैं, ओरली लेते हैं। हाउ, सिंस दे कैन चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। पर जो पहला वाला कोवरिंग वाला वे है वो बेटर है इससे, क्योंकि ये पिल्स लेने वाला मेडिसिन खाएंगे तो इसमें साइड इफेक्ट्स के चांसेस
बढ़ जाते हैं जो कि भयंकर हो सकते हैं। अदर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कपर टी आर प्लेस्ड इन यूटेरस। तो ये नाम सारे याद रखो यार, ये कपर टी वाला। हार्मोनल बैलेंस के लिए क्या लेते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए क्या लेते हैं, नाम है उसका पिल्स, कोई भी एक पिल्स ले सकते हैं, ये दिया है। और ये कोवरिंग के लिए ये वाला नाम, ये सब तुम्हें ना याद रहे, ये बस नाम याद करो अच्छे से, वहां पे लिख सकते हो अपने हिसाब से। आर प्लेस्ड इन यूटेरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ यूटेरस। तो ये भी साइड इफेक्ट कॉज करती हैं। तो सबसे बेस्ट वे है फर्स्ट वे, दैट इज कंडम्स ऑन पेनिस और सिमिलर कोवरिंग, कोई भी हो सकता है। सो इफ द वास डेफरेन इन मेल इज ब्लॉक। तो तीसरा वे होता है, जैसे मान लो कोई मम्मी पापा ऑलरेडी 2 बच्चे के माँ बाप बन चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, ये सब मेथड कभी अवॉइड हो गया तो भयंकर हो सकता है, क्योंकि वो तीसरा बच्चा चाहते ही नहीं थे या फिर दूसरा बच्चा चाहते ही नहीं है। तो वो एक ऑपरेशन के थ्रू जाते हैं, जिसमें मेल अगर ऑपरेशन करना चाहे कि वो दोबारा बाप नहीं बनना चाहते, तो उनका जो वास डिफरेंट है, वास डिफरेंट क्या है, जिससे स्क्रोट्रम से क्या होता है, यूरेथ्रा तक स्पर्म आता है। तो उसको अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या, स्पर्म आएगा ही नहीं, स्पर्म आएगा नहीं तो फीमेल बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी का चांस है ही नहीं। और अगर फीमेल बोलना चाहे तो फीमेल के फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, ताकि स्पर्म वहां पहुंचे ही नहीं, एग से मिले ही नहीं और फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। ये सर्जिकल मेथड्स हैं, ये ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू किया जाता है। व्हाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन। अगर लंबे समय की बात करें तो ये बहुत सेफ है। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। अगर अच्छे डॉक्टर से अच्छे तरीके से नहीं किया गया है तो कोई भी सर्जरी भयंकर भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट वे फर्स्ट वे था। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, लड़की चाइल्ड, हमारे यहाँ मतलब सारे जगह पे नहीं, आज भी कुछ ऐसे अंडर डेवलप्ड जगह हैं जहाँ पे पढ़े लिखे बहुत कम है, पढ़े लिखे की संख्या ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे आज भी लड़की को मार दिया जा रहा है, पैदा होने से पहले मार दिया जा रहा है या फिर पैदा होने के बाद मार दिया जा रहा है। बहुत सी जगह है अंडर डेवलप्ड जगह में ये सारी चीज़ें होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन बोला गया है। आप पढ़े लिखे हो, आप 10th पढ़ रहे हो अभी, तो इसलिए आपको बताने के लिए बोला गया है कि फीमेल मेल सेक्स रेशियो मेंटेन होना जरूरी है। मतलब अगर एक मेल है तो एक फीमेल होना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम फीमेल को मार देंगे, बस मेल रह जाएंगे, तो सोसाइटी का भी, आप खुद सोचिए, अपनी माँ के बिना आप कोई सोसाइटी का इमेजिनेशन कर सकते हैं? आपकी माँ नहीं होगी तो क्या हाल होगा सोसाइटी का? पहले तो आप पैदा ही नहीं होते, बाकी ख्याल व्याल। तो फीमेल का भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो लड़की को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए लड़के के कंपैरिजन में, जो सोसाइटी में हो रहा है। अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है उनकी संख्या भी बढ़ रही है और लोग भी अवेयर हो रहे हैं। और चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा था, पर अभी तो उठ रहा है। ये पहले का डाटा दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, अब उठ भी रहा है। पर यही लिखना है अगर आपको बोला जाए कि अलार्मिंग रेट में डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि बुक में ये दिया है, पर आजकल बढ़ने लगा है ये। We have noted earlier that reproduction is the process by which organism increase their population. The rates of birth and death in given population will determine its size. देखो, बर्थ डेथ का रेशियो यानी कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। अगर ज्यादा मर रहे हैं पैदा होने से तो क्या पॉपुलेशन छोटा हो रहा है, और अगर डेथ कम हो रहा है और पैदा ज्यादा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो इंडिया में यही हो रहा है, मर कम रहे हैं और पैदा बहुत मात्रा में हो रहे हैं, जिससे पॉपुलेशन बहुत रूप से बढ़ रहा है। तो दिस साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मेनी पीपल। जैसे मैंने बोला, ये इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो ये भयंकर हो सकता है आगे चलते, क्योंकि जगह खत्म हो जाएगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। दिस इज बिकॉज एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इंप्रूव एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाएगा, मतलब आप आज जैसे अच्छे से रह रहे हैं उतने अच्छे से रह नहीं पाएंगे जब पॉपुलेशन बढ़ेगा। इनइक्वालिटी सोसाइटी इज मेन रीजन फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल। इनइक्वालिटी है, सब थोड़ी ना इक्वल आज भी सोसाइटी में है, तो उसको भी हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर होता है खत्म। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस के वीडियोस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।